तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज एक नया चैप्टर का नाम है टाइम ऑफ सप्लाई। तो सबसे पहला सवाल, टाइम ऑफ सप्लाई एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई के जो तीन ये चैप्टर हैं, इसमें से 15 से 20 नंबर की वेटेज आपके एग्जाम में रहेगी। ठीक है, तो टाइम ऑफ सप्लाई की जो वेटेज है लगभग 4 नंबर के एग्जाम में रहेगी ही रहेगी। क्या सर इसके अंदर कोई अमेंडमेंट है? तो यहाँ पे 2 अमेंडमेंट्स हैं इसकी, जो कि हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन मस्ट है दोस्तों। ये समझ लो कि जो प्रैक्टिकल चैप्टर है ना, अपने जितने भी प्रैक्टिकल चैप्टर्स के, अगर आपने कंपाइलर उठा के और स्टडी मैट में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं, अगर सारे नहीं बनाए तो फिर मतलब कोई फायदा नहीं है, ये समझ लो। ठीक है, तो ये बात जरूर ध्यान रखना कि कंपाइलर के सारे क्वेश्चंस हमेशा अपने हाथ से निकालना। ठीक है ना, लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। आपको रटने की नीड नहीं पड़ेगी, 2-3 बार रिवीजन करके, ठीक है, 2 बार एटलीस्ट, मतलब 2 बार आप रिवीजन करें, उसके बाद आप कंपाइलर के क्वेश्चन उठाएं। ठीक है ना, कई बार क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट्स की क्लियरिटी होती नहीं, और ये भी होता है बहुत सारे लोगों के साथ कि सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन उठा लेते हैं। ठीक है ना, उससे फिर उनमें दिक्कत आने लगती है। वजह क्या होती है? कॉन्सेप्ट्स वीक हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो, अच्छे से 2-3 बार रिवीजन करो, ढंग से जब उन पे लगे कि अच्छी सी पकड़ हो गई है, फिर अपने कंपाइलर के सारे क्वेश्चन आप बना लोगे, बिल्कुल गारंटी है। तो चलिए चलते हैं 100% कवरेज के साथ टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर। बिल्कुल आसान है। ठीक है ना, कि सर बहुत सारे लोग पूछते कि आसान है, बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है। बस आपको गो विद द फ्लो, मतलब ऐसा है कि आपको बस जैसे पानी के भाव के साथ बहती नहीं चीज़ें, वैसे ही आपको बस चलते रहना है। ठीक है ना, बस एक पॉइंट में कराऊंगा, उसमें आपको बस ये देखना है, जैसे ही वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, मैं कंप्लीट करा देता हूँ, तो मैं आपसे पूछूंगा कि क्या ये चीज़ आपको क्लियर है। आंसर आपका क्या आ रहा है? यस, तो आगे बढ़ जाओ, नहीं तो फिर एक बार फिर से देख लो उसको। आइए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन पॉइंट के अंदर क्या है? इंट्रोडक्शन पॉइंट के अंदर मैंने ये बता रखा है कि जो टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, टाइम ऑफ सप्लाई हमें क्या बताता है, किस टाइम पर जीएसटी मिलेगा। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो इसके अंदर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स भी पढ़ेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी निकालना सीखेंगे। जब हम टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स की बात करेंगे तो टाइम ऑफ सप्लाई निकालेंगे गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, अंडर रिवर्स चार्ज, दोनों केसेस में। ठीक है ना, ऐसे ही टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस निकालेंगे अंडर फॉरवर्ड चार्ज, अंडर रिवर्स चार्ज। आई होप क्लियर है। आगे चलते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर के अंदर जब हम गुड्स की बात करते हैं तो वहाँ पर फॉरवर्ड चार्ज के अंदर एक कंडीशन होती है और आरसीएम के अंदर 3 कंडीशन होती है, यानी टोटल 4 कंडीशंस यहाँ पे हैं। ऐसी टाइम ऑफ सप्लाई जब हम सर्विसेज का निकालेंगे तो फॉरवर्ड चार्ज और आरसीएम इसमें भी होता है, तो फॉरवर्ड चार्ज में 2 कंडीशन और आरसीएम में 2 कंडीशन, इसमें भी 4। तो इस तरीके से इसको थोड़ा ध्यान रख सकते हो। बस इतना ही है इंट्रोडक्शन में और कुछ भी नहीं। तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन में हमने सबसे पहले यही पढ़ा कि टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर जब निकालेंगे तो टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स भी निकालेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस भी निकालेंगे। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ जब गुड्स निकालेंगे तो उसको भी फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों के अंदर निकालेंगे, और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस निकालेंगे तो उसका भी फॉरवर्ड चार्ज में भी निकालेंगे और रिवर्स चार्ज के अंदर भी निकालेंगे। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ जब गुड्स निकालेंगे तो 1 + 3 = 4 और उसमें 2 + 2 = 4, इस तरीके से हम देखेंगे। आई होप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लियर होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करने वाले हैं गुड्स की। तो गुड्स की बात करते हैं कि गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हैं। तो गुड्स के केस में सेक्शन 12 लगता है और सर्विसेज के केस में सेक्शन 13 लगता है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो जब हम टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स निकालेंगे तो जैसा कि मैंने बताया था कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ जब गुड्स निकालेंगे तो यहाँ पे पहले हम फॉरवर्ड चार्ज के अंदर देखेंगे, उसके बाद आरसीएम देखेंगे। यानी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स निकालते हैं अंडर फॉरवर्ड चार्ज, अंडर रिवर्स चार्ज। अंडर रिवर्स चार्ज में 3 कंडीशन होती है, यहाँ पे 1 कंडीशन है। तो ये वाला पार्ट हम पढ़ रहे हैं फिलहाल। ठीक है ना, सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 के अंदर आता है ये। क्या? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज कैसे निकालते हैं। तो उसमें एक कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। जब आप टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स निकालते हैं अंडर फॉरवर्ड चार्ज तो कंडीशन क्या है? ठीक है ना, तो आपको डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ढूंढना है और लास्ट डेट ऑफ इशू इनवॉइस देखना है। ठीक है ना, उसमें से विच एवर इज अर्लियर जो हो है वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकल जाएगा। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस का मतलब क्या है। तो मैंने यहाँ पे लिख के दे रखा है, लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस का मतलब होता है जिस टाइम पर सप्लायर गुड्स डिस्पैच कर देता है, यानी रिमूव कर देता है, उसको बोलते हैं लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस।
यहाँ पर कुछ और वर्ड भी ऐड हैं कंटिन्यू, यहाँ पर वो ये वर्ड है टू द एक्सटेंट ऑफ इनवॉइस कवर सप्लाई ऑफ गुड्स। इसका क्या मतलब होता है मैं आपको एग्जाम के द्वारा कराऊंगा, एग्जाम्पल के द्वारा, नोट एग्जाम के द्वारा, ठीक है, एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको ये चीज कराऊंगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं इस पेज पे हमने क्या पढ़ा दोस्तों। अब हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले टाइम ऑफ सप्लाई निकालना सीख रहे हैं गुड्स का, और गुड्स में दो केस होते हैं, एक फॉरवर्ड चार्ज होता है और एक रिवर्स चार्ज होता है। हम लोग पहले फॉरवर्ड चार्ज देख रहे हैं। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट विच एवरेज अर्लियर करके निकल जाएगा। आइए चलते हैं और यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल है, पहले इस एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। आ जाते हैं यहाँ पे, इससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी। कलर थोड़ा दूसरा दे लेते हैं, कलर से, हाँ जी, अब आ जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक एग्जाम्पल दे रखा है और इससे जो कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं अभी हम लोग, ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज कैसे निकालते हैं, इससे आपको याद हो जाएगा। आइए चलते हैं, ठीक है ना। अब होता क्या है कि कुछ डेट दे रखी है यहाँ पे। 7 जुलाई को एडवांस पेमेंट है गुड्स का, ठीक है ना। 9 जुलाई को है गुड्स डिस्पैच या रिमूव हो गया है, और 10 जुलाई को डेट ऑफ इनवॉइस दे रखी है, और यही चीज़ें दे रखी हैं। और हम टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे, तो अपना क्या कैसे निकालते थे, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस अंडर सेक्शन 31 विच एवरेज अर्लियर करके निकालते थे। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ऊपर ढूंढ लो, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस 10 जुलाई है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ इशू इनवॉइस मतलब गुड्स डिस्पैच कब हुआ है, रिमूव कब हुआ है, 9 जुलाई, तो 9 जुलाई, 10 जुलाई, 9 जुलाई, विच एवरेज अर्लियर 9 जुलाई, आंसर आ गया, काम खत्म। अब दिमाग में ये आता है कि सर ये जो 7 जुलाई एडवांस पेमेंट है, क्या इसका कोई यूज नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि जब हम टाइम ऑफ सप्लाई निकालते हैं, ठीक है ना, मैंने नीचे नोट में भी ये चीज़ लिख के दे रखी है यहाँ पे, ठीक है ना, कि जब हम टाइम ऑफ सप्लाई निकालते हैं, ओके, वो भी गुड्स का और वो भी फॉरवर्ड चार्ज के अंदर, तो उसमें जो एडवांस पेमेंट का जो है उसको इग्नोर करना है, क्योंकि उस केस में कोई भी जीएसटी नहीं होता है। मैंने यहाँ पे नोट भी लिख के दे दिया ये चीज़ कि रिलीफ ऑफ नॉट पेइंग जीएसटी ऑन रिसिप्ट ऑफ एडवांस पेमेंट इज अवेलेबल ओनली इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, नॉट फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। तो ये जो रिलीफ है ये भी याद रखना, सिर्फ गुड्स के केस में है, ठीक है ना, और सर्विसेज के केस में ये चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, एडवांस पेमेंट सर्विस के केस में क्या होगा, जो उसमें 2 टाइम ऑफ सप्लाई निकल जाएंगी। एडवांस पेमेंट में जो डेट दे रखी होगी उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई वही हो जाएगी सर्विस के केस में, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे, आई होप क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। अब एक और एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। ये एग्जाम्पल किसके ऊपर है पहले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। जब हम ये कंडीशन पढ़ते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई निकालते हैं हम ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, तो यहाँ पे ना इस वाले सेकंड कंडीशन के अंदर यहाँ पे टू द एक्सटेंट ऑफ इनवॉइस कवर सप्लाई ऑफ गुड्स, ये वर्ड लिख रखे हैं स्टडी मेट के अंदर। तो इसका क्या मतलब होता है, इसको समझाने के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है आईसीआई ने, चलिए उसको देख लेते हैं। आईसीआई का एग्जाम्पल है, ए लिमिटेड एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद बी लिमिटेड। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड एग्रीमेंट हो रखा है उनका टू सप्लाई 100 kg। ए लिमिटेड कह रही है कि 100 kg ऑफ रॉ मटेरियल सप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ए लिमिटेड ने 100 kg का वादा किया था, लेकिन सप्लाई किया सिर्फ 80 kg ऑफ रॉ मटेरियल, और इनवॉइस भी उसका ही बनाया, ठीक है। तो सप्लाई वुड ड्यू टू हैव, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसमें ये लिख रखा है टू द एक्सटेंट ऑफ कवर्ड बाय इनवॉइस। तो इनवॉइस में कितनी कवरेज है, इनवॉइस इशू किसका किया है, सेम, मतलब 80 kg का ही इनवॉइस इशू किया है। तो ये कह रहा है कि टाइम ऑफ सप्लाई जब निकालोगे ना, उसके प्रोविजन 80 kg पे ही एप्लीकेबल होंगे, बस ये ध्यान रखना, यही बात इसका मतलब है। प्रोविजन ऑफ रिलेटिंग टू टाइम ऑफ सप्लाई विल बी एप्लीकेबल, ठीक है ना, टू द सप्लाई ऑफ 80 kg ऑफ रॉ मटेरियल, नॉट एंटायर 100 kg, ठीक है ना, बस ये बात बोल रखी। आई होप क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं, एक एक चीज देखते रहना, ठीक है ना। आंसर यस में आ रहा है तो आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे एक सेक्शन है, सेक्शन 31। ये सेक्शन क्या है, आइए एक बार वापिस हम अपने कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। यहाँ पे जब हम टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स निकालते हैं अंडर फॉरवर्ड चार्ज, तो यहाँ पे डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस अंडर सेक्शन 31। ये सेक्शन 31 क्या होता है ये बता रखा है यहाँ पे कि सेक्शन 31 का मतलब क्या है। तो आ जाते हैं, सेक्शन 31 के 3 पार्ट यहाँ पे दे रखे हैं। एक होता है सेक्शन 31 सब सेक्शन 1, एक होता है सेक्शन 31 सब सेक्शन 4, एक होता है सेक्शन 31 सब सेक्शन 7। एक एक करके पढ़ेंगे। क्या कहता है सेक्शन 31, पहले ये देख लेते हैं। ये कहता है टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है ना। ये कहता है टाइम लिमिट क्या होती है, होनी चाहिए, ठीक है ना, इनवॉइस इशू करने की, ठीक है ना, गुड्स के केस में, ये बता रखा है। तो सेक्शन 31 सब सेक्शन 1 क्या कहता है, इनवॉइस नीड टू बी इशूड,
ठीक है ना। इनवॉइस नीड टू बी इशूड आइदर बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, ठीक है ना, वेयर सप्लाई इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है ना। अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो ये कह सकते हैं कि जब गुड्स डिस्पैच हुआ या रिमूव हुआ, जो अपन ने अभी केस करके आए हैं, ठीक है ना, और डिलीवरी ऑफ गुड्स, और ये कुछ बातें इसने बता रखी हैं। सेक्शन 31 सब सेक्शन 4 क्या कहता है, ये कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स की बात करता है। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स कब कहते हैं, जब 3 महीने से ज़्यादा का पीरियड इन्वॉल्व होता है तो उसे कंटिन्यूस सप्लाई मानेंगे, ठीक है ना। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, इनवॉइस शुड बी इशूड आइदर, ठीक है ना। तो याद रखना इनवॉइस कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, इनवॉइस शुड बी इशूड आइदर बिफोर और एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ पीरियडिकल स्टेटमेंट एंड रिसिप्ट ऑफ पीरियडिकल पेमेंट इन केस ऑफ गुड्स सेंट और टेकन ऑन अप्रूवल, ठीक है ना। आगे चलते हैं। सेक्शन 31 सब सेक्शन 7 क्या कहता है, ये बात करता है यहाँ पर, ठीक है ना, गुड्स सेंट और टेकन और अप्रूवल बेसिस, ये अप्रूवल के बेसिस पे की बात कर रहा है कि गुड्स बेच दिया, ठीक है ना, कि भैया अप्रूव हो गया तो ठीक है, नहीं तो वापिस आ सकता है गुड्स, ठीक है। इनवॉइस शुड बी इशूड आइदर बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर का केस, ठीक है ना। ये वाला पेज थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा होगा, मैं मानता हूँ, क्योंकि ये ऐसी चीज है जब आप प्रैक्टिकल चीजें करोगे ना तभी आपको इसकी थोड़ी सी नॉलेज होगी, ठीक है ना। इसका बार बार जिक्र होता रहेगा, डोंट वेरी, चिंता मत करना। तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में जैसे कि 3 पीरियड या कंटिन्यूस सप्लाई किसे बोलते हैं, जिसमें 3 महीने का पीरियड वगैरह की बात करते हैं। ये आगे चीजें हम पढ़ेंगे, डोंट वेरी। तो चलिए अभी 2 बातें हमने पढ़ी हैं, एक बार उनको रिवीजन करेंगे, ठीक है ना, और फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में पहला इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में सिर्फ ये बताया कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस पढ़ेंगे। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में कैसे पढ़ेंगे, फॉरवर्ड चार्ज भी और रिवर्स चार्ज भी, ठीक है ना। 1 + 3 = 4 और सर्विस के केस में 2 + 2 = 4, फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज दोनों के केस में। तो सबसे पहले टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स फॉरवर्ड चार्ज कैसे निकालते हैं, तो उस केस में एक कंडीशन होती है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। अभी सिर्फ लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस का मतलब यही समझना कि गुड्स डिस्पैच या जो गुड्स रिमूव करने की जो डेट है वो, ठीक है ना। यहाँ पर इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर भी होगा। और एक और बात ध्यान रखना कि एडवांस पेमेंट से रिलेटेड अगर कोई डेट है तो उसको इग्नोर कर देना है यहाँ पे आपको, ठीक है ना, फॉरवर्ड चार्ज के केस में, गुड्स के केस में, ठीक है। और दूसरा ये चीज मैंने यहाँ पर समझाया आपको, टू द एक्सटेंट कवर्ड बाय इनवॉइस वर्ड समझाया। इसका मतलब क्या होता है कि ए लिमिटेड और बी लिमिटेड का एग्रीमेंट था 100 kg डिलीवर करना था, पर 80 kg किया और वही इनवॉइस दिखाया, तो टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजन 80 kg पे एप्लीकेबल होंगे, ये हमने पढ़ा। उसके बाद सेक्शन 31 और अच्छे से होता चला जाएगा, डोंट वरी। आगे चलते हैं। अब तीसरी चीज जो हम पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ के आए हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, अब हम पढ़ेंगे रिवर्स चार्ज कैसे निकालते हैं। तो सेक्शन 12-13 बताता है रिवर्स चार्ज के प्रोविजन। तो हम निकालते थे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, फॉरवर्ड चार्ज और आरसीएम, ठीक है ना। तो 1 + 3 = 4। तो अब हम पढ़ रहे हैं ये वाला पोर्शन, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज, इसमें 3 कंडीशन होती हैं। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज जब हम निकालते हैं तो 3 बातें, ठीक है ना। 3 बातों को याद करने का तरीका ऐसा समझो कि, अच्छा, आरसीएम के अंदर क्या होता है, रिसीवर टैक्स देता है, ये बात तो आपको पता ही होगी, है ना। आगे चलते हैं। जैसे कि एक कहानी ले लेते हैं, मैं मोबाइल परचेज करने गया, ठीक है। तो डेट ऑफ इशू, डेट ऑन विच गुड्स आर रिसीव्ड, किस डेट को मेरे को गुड्स रिसीव हुआ, मोबाइल मिला, ठीक है ना। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, ठीक है ना, सप्लायर जो है जिसने मुझे मोबाइल सप्लाई किया उसका डेट ऑफ पेमेंट क्या है, रिसिप्ट का, ठीक है। वो डेट ऑफ पेमेंट कैसे निकालते हैं, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। बस ये 2 वर्ड याद रख सकते हो, या फिर पूरा पढ़ना हो तो पूरा पढ़ सकते हो। डेट ऑन विच पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है ना, सप्लायर ने जिसने मोबाइल बेचा है। डेट ऑन विच पेमेंट इज क्रेडिटेड बाय सप्लायर ऑफ गुड्स, जिसने मोबाइल बेचा है, ठीक है ना, उसके बैंक अकाउंट में कब क्रेडिट हुआ, विच एवर इज अर्लियर। या फिर सिंपल सीधा याद करना चाहो तो बुक्स ऑफ अकाउंट और बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है ना, वो हो जाएगा डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, ठीक है ना। तो ये होगा गुड्स कब रिसीव्ड हुआ मुझे, ठीक है ना, उसे पेमेंट कब रिसीव्ड हुआ है सप्लायर को, और डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस से लेके 31वां दिन देख लो, विच एवर इज अर्लियर करके आपका, ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर आरसीएम निकल जाएगा। चलो क्लियरिटी के लिए यहाँ पर आगे एग्जाम्पल दे रखे हैं और अच्छे से अपन पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो आगे चलते हैं और कंटिन्यू इसको कंप्लीट करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक नोट दे रखा है, ये नोट भी पढ़ते हैं। इस नोट के अंदर क्या लिख रखा है, बहुत ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। रिलीफ ऑफ नॉट पेइंग जीएसटी एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस इज अवेलेबल ओनली इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स टैक्स ऑन पेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। क्या मतलब है इसका,
हमने एक पॉइंट पढ़ा था अभी, आपको याद हो तो, एडवांस पेमेंट का एग्जाम्पल के अंदर। तो मैंने बताया था कि एडवांस पेमेंट के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकालेंगे, कोई जीएसटी नहीं बनता उस केस में, गुड्स के केस में। लेकिन ये कह रहा है कि गुड्स के केस में ओनली फॉरवर्ड चार्ज के केस में, लेकिन आरसीएम के केस में वो प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होंगे, उस केस में जीएसटी पे करना पड़ेगा, ये मतलब है यहाँ पे। इन केस ऑफ आरसीएम जीएसटी इज पेबल एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ, ये ठीक है, एडवांस पेमेंट के केस में जीएसटी विल बी पेबल इन केस ऑफ आरसीएम, ठीक है ना। अगर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स निकाल रहे हैं अंडर फॉरवर्ड चार्ज, देन एडवांस पेमेंट के केस में कोई जीएसटी पे नहीं करना है, एंड टाइम ऑफ सप्लाई वहां पे कोई नहीं निकलेगा उसका। लेकिन अगर आरसीएम का केस है तो जीएसटी विल बी पेबल एंड अकॉर्डिंगली उसके ऊपर टाइम ऑफ सप्लाई निकल जाएगा। आई होप क्लियर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ पे आ जाते हैं और कॉन्सेप्ट्स को और गहरा और अच्छे से क्लियर करने के लिए यहाँ पर आईसीआई का एक एग्जाम्पल क्लियर कर लेते हैं, जिससे कि जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ के आए हैं अभी अभी वो हो जाएगा। तो हम निकाल क्या रहे हैं, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज। तो आते हैं यहाँ पे, बी लिमिटेड एक कंपनी है जिसने सी लिमिटेड को माल बेचा है इस डेट को, और आरसीएम का केस है यहाँ पे, इसने डायरेक्ट बताई रखा है। इनवॉइस फॉर द सेम, इनवॉइस कब इशू हुआ है उसकी डेट बता रखी है। सी लिमिटेड को गुड्स कब रिसीव हुआ है उसकी डेट बता रखी है, ठीक है ना। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है ना, और बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट में कब डेबिट हुआ है वो दोनों चीजें बता रखी हैं। तो टाइम ऑफ सप्लाई हमें निकालना है। तो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे, वही तीन कंडीशन अंडर आरसीएम। तीन कंडीशन कौन कौन सी होती है, गुड्स मुझे कब रिसीव हुआ है, ठीक है ना, और सप्लायर को पेमेंट कब रिसीव हुआ है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस से लेकर 31वां दिन। तो डेट गुड्स कब रिसीव हुआ है ऊपर देख लो, यहां लिख रखा होगा, बी ने बेचा है सी को, तो यानी कि सी को कब रिसीव हुआ है, 12 जून, तो 12 जून लिख लो यहाँ पे। पेमेंट कैसे निकालते हैं, पेमेंट मैंने बताया था, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और बैंक अकाउंट विच एवरेज अर्लियर, 30 जून और 2 जुलाई, 30 जून और 2 जुलाई, विच एवरेज अर्लियर 30 जून, ये भी निकल गया। 31 दिन ले लो, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ऊपर दे रखा होगा, ठीक है ना, क्वेश्चन के अंदर कहाँ लिख रखा है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, ये रहा, ठीक है ना। इनवॉइस इज इशूड 4 जून, तो 4 जून से लेके डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस उससे लेके 31वां दिन देख लो, ये आ जाएगा आपका 5 जुलाई। तो तीनों में से विच एवरेज अर्लियर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 12 जून, ठीक है ना। तो ये होगा, अब ज़्यादा क्लियर होगा आपको। चलिए आगे चलते हैं, अब आप नेक्स्ट पॉइंट पर चले जाते हैं। अभी तक जो भी हमने पढ़ा है दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे गुड्स का केस सेक्शन 12 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो सेक्शन 12 में हमने क्या पढ़ा, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कैसे निकालते हैं अंडर फॉरवर्ड चार्ज और अंडर रिवर्स चार्ज। तो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर एक कंडीशन देखी और रिवर्स चार्ज के अंदर 3 कंडीशन देखी, और विद प्रॉपर एग्जाम्पल हमने सारी चीजें कंप्लीट कर ली हैं। आई होप एकदम बिल्कुल आसान लगा होगा। ऐसे ही अब हम टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस निकालेंगे अंडर सेक्शन 13। अभी हमने सेक्शन 12 पढ़ा है, सेक्शन 13 पढ़ेंगे। सेक्शन 13 बात करता है सर्विसेज की, ठीक है ना। सेक्शन 12 हमने पढ़ लिया है, गुड्स की बात करता है, सेक्शन 13 पढ़ेंगे सर्विसेज की बात करता है। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज कैसे निकालेंगे अंडर सेक्शन 13, तो इसमें भी वही चीज आपको पता होगी, पहले ये देख लो आप लोग ध्यान से। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस फॉरवर्ड चार्ज में निकालेंगे तो 2 कंडीशन, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस रिवर्स चार्ज में निकालेंगे तो 2 कंडीशन, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, रिवर्स चार्ज की, तो रिवर्स चार्ज में कैसे निकालेंगे, एक बात ध्यान रखना, जब हम सर्विसेज की बात करते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस निकालते हैं, तो डेट ऑफ पेमेंट है ना, ये हर जगह आपको मिलेगा। डेट ऑफ पेमेंट एक कॉमन पॉइंट है, ये हर जगह मिलेगा, मैंने ये लिख के भी दे रखा नोट्स में, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले आरसीएम की बात कर लेते हैं। आरसीएम के केस में क्या होगा, 2 कंडीशन, डेट ऑफ पेमेंट और 61 डे, ठीक है ना, फ्रॉम डेट ऑफ, वहाँ पे 31 था ना वहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ 61 डे हो जाएगा, ठीक है ना। वहाँ पे अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो यहाँ देख लो आप लोग, ये था ना आरसीएम के केस में 31 था, यहाँ 61 हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ 61 हो जाएगा। बाकी वही है, आप देख सकते हो, ठीक है ना, कि 30 यहाँ 31 था, यहाँ पे फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या है, डेट ऑफ पेमेंट और 61 डे, ठीक है ना, यानी 61वां दिन कहाँ से, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, विच एवरेज अर्लियर हो जाएगा। डेट ऑफ पेमेंट निकालने का बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है ना, और वही बैंक अकाउंट विच एवरेज अर्लियर का केस करके ये तो निकल जाएगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है फॉरवर्ड चार्ज वाला, ठीक है ना। फॉरवर्ड चार्ज में क्या है, आपको देखना पड़ेगा कि जो इनवॉइस इशू किया है क्या विद इन 30 डेज है फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, या इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, ठीक है ना। तो अगर ये बात आपको चेक करनी पड़ेगी, जैसे ही आप चेक करते हैं, अगर विद इन 30 डेज इनवॉइस इशू कर दिया है तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट विच एवरेज अर्लियर हो जाएगा। अगर नहीं किया है तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवरेज अर्लियर हो जाएगा। डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस का मतलब डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, वही बात है। लेकिन ये जो 30 दिन का टाइम है ना, ये 45 दिन हो जाएगा इन लोगों के केसेस में। बैंक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, या इंश्योरेंस कंपनी है, इन केसेस में ये ध्यान रखना। आइए बात करते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस कैसे निकालेंगे फॉरवर्ड चार्ज के केस में। तो जैसे कि वहां पे बात करते थे 12/2 था, यहाँ पे 13/2 है, ठीक है ना। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस कैसे निकालेंगे अंडर फॉरवर्ड चार्ज, ये मैंने आपको बता ही दिया कैसे निकालेंगे। इसमें चेक करना पड़ेगा इनवॉइस इज इशूड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, ठीक है ना। इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन 30 डेज फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ सर्विस, ठीक है ना। अगर विद इन 30 डेज है तो ये वाली कंडीशन लग जाएगी, ठीक है ना। अगर नहीं है तो ये वाली कंडीशन लग जाएगी। और बैंक और इसके केस में 45 डेज का टाइम रहेगा। आइए आगे चलते हैं। डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट कैसे निकालते हैं, अगर आपको कुछ भी ध्यान नहीं रहे तो बुक्स ऑफ अकाउंट और बैंक अकाउंट भी एवरेज अर्लियर ध्यान रख लोगे, इतना भी काफी है, ठीक है ना। ऑटोमेटिकली आपको दिक्कतें नहीं होगी। जैसे हमने वहां पे पढ़ा था सेक्शन 31, वैसे ही सेक्शन 31 की यहाँ पे भी बात की गई है। सेक्शन 12 में भी हमने बात की थी, ठीक है ना, और वैसे ही यहाँ पर भी लिख रखा है। तो सेक्शन 31 वहां पे भी बताता था टाइम लिमिट फॉर इशुएंस, ठीक है ना, ऑफ इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है ना। तो यहाँ पे बता रखा है ये चीज, ये आपको मैं आपको अलग से चीज समझाऊंगा, ठीक है ना, डोंट वरी, तब आपको ये चीज ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी होगी, ठीक है ना। इसमें बस ये चीज मैटर करती है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस वाली बात, ठीक है। तो ये बात हम लोग वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। जो मैं बता रहा था ना कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस का टाइम पीरियड मैंने वहां पे बताया था आपको 3 मंथ का, है ना। तो चलिए ये बातें आपको हम लोग आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। आगे चलते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए चलिए एक एग्जांपल देखते हैं और इस एग्जांपल से हम लोग अपनी बात को क्लियर करेंगे जिससे कि कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो जाए। तो हम टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस निकाल रहे हैं फॉरवर्ड चार्ज। तो आ जाते हैं एक एग्जांपल देखते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे कुछ डेट दे रखी है, मान लो मेरी शादी है, ठीक है। तो एडवांस पेमेंट दिया मैंने 5 लाख रुपए 16 अक्टूबर को, सर्विस कंप्लीट हुई है 21 अक्टूबर को और इनवॉइस इशू किया गया 5 दिसंबर को। और पेमेंट की डेट है यहाँ पे, ठीक है ना। टोटल पेमेंट कितना था 20 लाख रुपए, 20 लाख में से 5 लाख मैंने एडवांस दे दिया, 15 लाख 10 नवंबर को पे कर दिया। तो इस तरीके से ये डेट दे रखी है और इस केस में मुझे टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है। तो जैसा कि हमने बात की थी सर्विस के केस में, ठीक है ना, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस जब निकालते हैं तो उस केस में अगर कोई एडवांस पेमेंट है तो जो एडवांस पेमेंट है कहाँ गया, ये रहा एडवांस पेमेंट के केस में जो एडवांस पेमेंट की डेट होती है, ठीक है ना, वही उसकी टाइम ऑफ सप्लाई मान जाएगा। तो यहाँ पे 5 लाख के लिए, ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई 16 अक्टूबर हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। 5 लाख के लिए 16 अक्टूबर, ठीक है ना, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, ये तो निकल ही गया। अब बचता है बाकी 15 लाख के लिए कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हमें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि फॉरवर्ड चार्ज का केस है, रिवर्स चार्ज का है नहीं, फॉरवर्ड चार्ज का केस है। तो फॉरवर्ड चार्ज के केस में हमें क्या करना पड़ता है, विद इन 30 डेज इनवॉइस इशू किया है या नहीं वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो सर्विस कब कंप्लीट हुई है, 21 अक्टूबर, और इनवॉइस इशू कर दिया है 30 दिन के अंदर या नहीं किया है। 21 अक्टूबर के बाद 21, ठीक है ना, नवंबर, ठीक है ना, 21 नवंबर, जबकि ये तो बाद में इशू किया, 5 दिसंबर को इशू किया, ठीक है ना। तो इसका मतलब इनवॉइस इज नॉट इशूड, ठीक है ना, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। इसका मतलब है डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवरेज अर्लियर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग जाएगा। डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस का मतलब है सर्विस कब कंप्लीट हुई है, तो यहाँ पे सर्विस कंप्लीट हुई है 21 अक्टूबर, ये लिख लो, ठीक है ना। डेट ऑफ पेमेंट क्वेश्चन में डायरेक्ट निकाल के दे रखी है 10 अक्टूबर, ये लिख लो। नहीं दे रखी होती तो निकालने का तरीका वही रहता, विच एवरेज अर्लियर कर लो। 21 अक्टूबर 10 अक्टूबर में से 21, ठीक है, दोबारा बोलता हूँ, 21 अक्टूबर और 10 नवंबर में से 21 अक्टूबर अपना टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा 15 लाख अमाउंट के लिए। आई होप क्लियर है एकदम, बिल्कुल अब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे चलते हैं और एक एग्जांपल यहाँ आईसीआई का दे रखा है, तो चलिए इनका भी एग्जांपल अपन पढ़ लेते हैं। आईसीआई का एग्जांपल क्या है कि एक ए लिमिटेड कंपनी है जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रही है बी लिमिटेड को, उसकी डेट बता रखी है। ए लिमिटेड इशू इनवॉइस वगैरह बता रखा है, कब इशू इनवॉइस किया गया है, ठीक है ना, और पेमेंट कब रिसीव हुआ है बैंक अकाउंट में वो बता रखा है, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डेट भी यहाँ पे बता रखी है, ठीक है ना। तो टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है, फॉरवर्ड चार्ज का केस है, आरसीएम होता तो लिखा होता है ना, तो फॉरवर्ड चार्ज का केस है। इफ अब हमें चेक करना पड़ेगा कि इनवॉइस इशू किया है या नहीं किया विद इन 30 डेज, वही वाली चेक करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो सर्विस कब है, सर्विस कंप्लीशन की डेट के बारे में कुछ बोल ही नहीं रखा, तो सर्विस इसी टाइम पे दिया तो यही सर्विस कंप्लीशन डेट होगी, है ना। यहाँ से लेके इनवॉइस कब इशू हुआ है, यहाँ पे 10 जून से लेके 10 जुलाई, तो 10 जुलाई इस तो बाद में हुआ ना, 15 जुलाई, 10 जुलाई के बाद 30 विद इन 30 डेज नहीं हुआ है ना। तो दूसरा केस होगा इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवरेज अर्लियर हो जाएगा। तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, तो सर्विस
कंप्लीशन की डेट क्या है, यही 10 जून, ठीक है, और कुछ है ही नहीं ना, 10 जून ही होगा, है ना। डेट ऑफ पेमेंट की डेट कैसे निकालेंगे, डेट ऑफ पेमेंट निकालने का वही तरीका, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है ना, और बैंक अकाउंट विच एवरेज अर्लियर, 20 जून और 30 जून विच एवरेज अर्लियर। तो मैंने नीचे निकाल के भी दे रखा है, 20 जून और 30 जून विच एवरेज अर्लियर करके 20 जून आ जाएगा, 10 जून और 20 जून में से, ठीक है ना, विच एवरेज अर्लियर 10 जून। आई होप एकदम से कॉन्सेप्ट डीपली आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है दोस्तों जिसको बोलते हैं एक्सेस पेमेंट। ये एक्सेस पेमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, आइए इसको एग्जांपल नंबर 3 की हेल्प से हम अपन समझते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पे मैंने नोट्स भी दे रखे हैं, लेकिन इसको ज़्यादा क्लियरिटी के लिए हम इस एग्जाम्पल से समझेंगे। ICAI का एग्जाम्पल है तो एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। होता क्या है कि एक टेलीफोनिक कंपनी है, ठीक है ना, उसे 5,000 रुपये रिसीव होते हैं और इनवॉइस काटा है उसने 4,800 का, 4,800 का इनवॉइस काट के दे दिया, जबकि 200 रुपये इसका मतलब हो गया एक्स्ट्रा अमाउंट मिल गया। तो जो 200 रुपये एक्स्ट्रा अमाउंट मिला है कंपनी को, ठीक है ना, तो ये नेक्स्ट इनवॉइस के अंदर एडजस्ट कर सकती है, या कंपनी के पास एक ऑप्शन है, ठीक है ना, क्या है, कंपनी हैज एन ऑप्शन टू टेक डेट ऑफ नेक्स्ट इनवॉइस एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन रिलेशन टू अमाउंट ऑफ 200 रिसीव्ड इन एक्सेस अगेंस्ट अर्लियर इनवॉइस। तो होता क्या है कि कंपनी को एक पेमेंट मिला और कंपनी को पेमेंट कितना मिल गया 5,000, जबकि उसने इनवॉइस काटा 4,800, तो अगले इनवॉइस में वो 200 रुपये एडजस्ट कर देगी, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि कंपनी के पास ऑप्शन है, टाइम ऑफ सप्लाई जो है अगले इनवॉइस की डेट ले सकती है कंपनी चाहे तो, ये बात है इसका मतलब। आई होप क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, अब यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अभी तक हमने क्या पढ़ा, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज पढ़ा, ठीक है ना, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर फॉरवर्ड चार्ज पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर रिवर्स चार्ज। अंडर रिवर्स चार्ज में क्या होता है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस जब हम निकालते हैं अंडर रिवर्स चार्ज, उस केस में 2 कंडीशन होती है। डेट ऑफ पेमेंट तो कॉमन ही है, सबके अंदर लेना है जब भी टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस निकालेंगे, और वहां पर 31 डे लेते थे, यहाँ पे 61 डे लेंगे डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस से। चलिए इसको ऊपर पढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल दे रखा है और उस एग्जाम्पल से क्लियर होगा। डेट ऑफ पेमेंट कैसे निकालेंगे, डेट ऑफ पेमेंट को तो आपको सोचना ही नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट, बैंक अकाउंट विच एवरेज अर्लियर, बस इतना सा ध्यान रख लेना। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, तो कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है ना, यहाँ पर इसके ऊपर एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा है, तो पहले एग्जाम्पल नंबर 1 क्लियर कर लेते हैं ताकि ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, फिर इसको पढ़ेंगे। तो आइए यहाँ पे चलते हैं। तो ICAI का एग्जाम्पल है ये, ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। ए लिमिटेड ने सर्विस प्रोवाइड की है बी लिमिटेड को, और यहाँ पे क्लियरली बोल रखा है RCM के अंदर पे करना है टैक्स, बी लिमिटेड पे करेगी, और इनवॉइस की डेट भी दे रखी है, और बैंक अकाउंट और बुक्स ऑफ अकाउंट्स उनकी डेट भी दे रखी है, ठीक है ना, और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस निकालना है अंडर RCM। तो वही तरीका, डेट ऑफ पेमेंट और 61 डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। तो डेट ऑफ पेमेंट कैसे निकालोगे दोस्तों, विच एवरेज अर्लियर, 20 सितंबर और 15 सितंबर, विच एवरेज अर्लियर 15 सितंबर, ये मैंने यहाँ पे लिख के भी दे रखा है, 20 सितंबर और 15 सितंबर विच एवरेज अर्लियर। 61 डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ढूंढ लो, यहाँ पे इनवॉइस की डेट क्या है, ठीक है ना, तो इनवॉइस की डेट है 15 जून, और 15 जून से लेके 61 डे ढूंढ लो, अगर आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 15 अगस्त। तो 15 सितंबर और 15 अगस्त, बीच एवरेज अर्लियर 15 अगस्त आ जाएगा आंसर। आई होप क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं, और एक कॉन्सेप्ट और है यहाँ पे, वो भी देख लेते हैं। इसमें इनवॉइस की डेट यही थी ना, सर्विस आर टैक्सेबल अंडर RCM, ए लिमिटेड इशू इनवॉइस, यही थी। आगे बढ़ जाते हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट दे रखा है दोस्तों, ये है एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज का। इनकम टैक्स के अंदर आप पढ़ते हैं एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज अंडर सेक्शन 92A, ठीक है ना। एसोसिएट एंटरप्राइज क्या होता है, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस, एसोसिएट एंटरप्राइज, एक इंडिया की कंपनी एक फॉरेन की कंपनी, इंडिया की कंपनी कोई सर्विस इंपोर्ट की है फॉरेन की कंपनी से, तो एसोसिएट एंटरप्राइज 92 के अंदर आ जाएगा, इनकम टैक्स 1961 के अंदर। आप ये चीज पढ़ते भी हैं, इसको ऊपर एग्जाम्पल करेंगे। तो इस केस में अगर हमें टाइम ऑफ सप्लाई निकालना तो कैसे निकालेंगे, आप याद रखना PE करके, ठीक है ना, PE, ठीक है, तो ये PE वर्ड आपने पहले भी पढ़ा होगा, तो PE से याद रखना, P फॉर पेमेंट, E फॉर एंट्री, ठीक है ना, एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रिसिपिएंट विच एवर इज अर्लियर। तो PE याद रखना, पेमेंट एंड एंट्री विच एवर इज अर्लियर। आइए इसको एग्जाम्पल नंबर 2 से समझेंगे, और ICAI का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के अंदर क्या कहता है, AINC जो कि फॉरेन की कंपनी है, B जो कि इंडिया की कंपनी है, बोथ आर एसोसिएटेड कंपनी, ठीक है ना। ए लिमिटेड बी लिमिटेड को टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड कर रही है ईमेल के द्वारा, और उसकी डेट बता रखी है। ए लिमिटेड इन्फॉर्म बी लिमिटेड कॉस्ट ऑफ टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू इट, बी लिमिटेड ट्रांसफर द पेमेंट की डेट बता रखी है। टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ एसोसिएटेड एंटरप्राइज अंडर सेक्शन 92A।
तो हमने बात की थी, पीई वर्ड याद रखना है, ठीक है ना, पेमेंट एंड एंट्री की डेट कौन सी है। तो पेमेंट की डेट तो हमें पता ही है यहाँ पे, लेकिन एंट्री की डेट हमने कहीं पे भी नहीं पढ़ी है, तो एंट्री की डेट कोई भी नहीं है, ठीक है ना। तो एंट्री इसका मतलब अभी तक हुई नहीं, हम ये मान के काम कर लेंगे, नो प्रायर एंट्री, कोई एंट्री हुई नहीं है, तो विच एवर इज अर्लियर मतलब पेमेंट ही पहले होगा, तो इसलिए 12 अगस्त ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, आइए एक बार देख लेते हैं। तो हमने पढ़ा है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। इन केस ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, इन केस ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज, इन केस ऑफ सर्विस अंडर फॉरवर्ड चार्ज, इन केस ऑफ सर्विस अंडर रिवर्स चार्ज, सब कुछ पढ़ लिया है। अब चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे के कॉन्सेप्ट्स। अब हम पढ़ेंगे वाउचर्स के बारे में। चलिए वाउचर का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, बहुत ही मामूली सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी इसके अंदर है नहीं। टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हैं वाउचर के केस में। तो वाउचर के केस में हमें देखना पड़ेगा कि गुड्स का केस है या सर्विस का केस है। अगर गुड्स का केस है तो सेक्शन 12 सब सेक्शन 4 लगेगा, और सर्विस का केस है तो सेक्शन 13 सब सेक्शन 4 लगेगा। हालांकि काम करने का तरीका सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई वैसे ही निकलेगा, बिल्कुल कोई भी दोनों के अंदर फर्क नहीं है। बस सिर्फ ध्यान रखना है कि गुड्स का केस है या सर्विसेज का केस है, ठीक है ना। निकालने का तरीका वही रहेगा। अगर सप्लाई आइडेंटिफिएबल है, हमें पता है कि किस चीज के लिए कूपन दिया गया है, वाउचर दिया गया है, अगर आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिस टाइम पे दिया है, तो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर ही क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अगर नहीं आइडेंटिफाई कर सकते तो जब उसको रिडीम किया जाएगा तो डेट ऑफ रिडम्पशन ले लेंगे उसकी, तो रिडम्पशन के टाइम पे तो हमें डेट पता ही होगी इसको। तो इस तरीके से, ठीक है ना। विच एवरेज अर्लियर नहीं है इसमें, कभी आप लोग अर्लियर सोच लो इसमें, विच एवरेज अर्लियर, ठीक है ना। इसमें और का मतलब ये है कि भैया या तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको, ठीक है ना, तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर ले लेंगे, अगर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर ले लेंगे, ठीक है ना। आई होप क्लियर है। आइए पहले गुड्स के पढ़ते हैं, फिर सर्विस पढ़ेंगे। तो गुड्स के केस में यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, दोनों पढ़ लेते हैं, और उसके बाद सर्विसेज के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 3 दे रखा है। तो चलिए गुड्स की बात करते हैं पहले, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाते हैं, एक एग्जाम्पल दे रखा है आईसीआई का, पिज्जा के केस में, ठीक है ना। पिज्जा के केस में, ठीक है ना, एक परफेक्ट पिज्जा करके है, उसके कुछ वाउचर हैं, ठीक है ना, वो वाउचर दिए गए हैं, ठीक है ना। वो वाउचर कोई 20 रुपए का वाउचर है, ठीक है ना। और मान लो मेरे को कहीं से वाउचर मिला है, ऐसे सोचो ना कि मैंने किसी का पिज्जा खाया, किसी का भी किसी ब्रांड का नाम ले लो, मेरे को ब्रांड का नाम पता नहीं है, ठीक है। तो मैं तो लोकल खाता हूँ यहीं पे गली में, तो इसलिए तो परफेक्ट पिज्जा करके, ठीक है, वहाँ से पिज़्ज़ा खरीदा मैंने और 20 रुपये का मान लो वाउचर मिल गया। उसने बोला कि भाई ये जो 20 रुपये है ना, ये अगली बार जब तुम पिज़्ज़ा खरीदोगे ना, ठीक है, तो ये 20 रुपये का वाउचर तुम्हारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे तो हमें पता है ना कि भैया वो वाउचर किस चीज़ के लिए मिला है हमें, ठीक है ना, पिज़्ज़ा के लिए मिला है, ठीक है। तो हमें गुड्स पहले से ही पता है, हम पहले से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर हो जाएगा, डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो हमें ये कोई भी कूपन मिलता है, जैसे इस केस में है एक कंपनी है दूसरी कंपनी को कूपन दे रही है, और वो दूसरी कंपनी अपने एम्प्लॉय को दे देती है, ठीक है, भैया ये कूपन है, कुछ ये वाउचर है, इनका यूज कर लेना, फूड आइटम के लिए है। अब फूड आइटम बोला है, फूड आइटम का मतलब है कोई भी, एनी फूड आइटम कोई भी हो सकती है, तो हमें पता नहीं है कि एम्प्लॉय की कौन सी फूड आइटम पर्टिकुलर बता नहीं रखा है, तो आइडेंटिफिएबल नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर ही आपका क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। 2 एग्जाम्पल थे आईसीआई के, दोनों मैंने करा दिए। अब आगे चलते हैं, सर्विस के केस में पढ़ते हैं। सर्विस के केस में क्या है, जैसे कि यहाँ पे कुछ बता रखा है कि भैया ए लिमिटेड करके एक कंपनी है, ठीक है ना, ये क्या कर रही है, हॉस्पिटलिटी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है ना, ओके, बी लिमिटेड को। और बी लिमिटेड क्या करती है, बी लिमिटेड मार्केट्स ए लिमिटेड होटल रूम्स, ठीक है ना, बाय विच बी लिमिटेड मार्केट्स होटल रूम, ठीक है। तो इसमें तो स्पेसिफाई है, ठीक है ना, कि भैया होटल रूम्स के केस में, ठीक है ना, आप जो कूपन है वो कूपन का यूज कर सकते हो, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसमें तो आइडेंटिफिएबल हो गया, ठीक है ना, सर्विस है, क्योंकि भैया सर्विस है ना, होटल सर्विस बोलते हैं ना, तो सर्विस है, तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, ठीक है ना, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसलिए डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। आगे चलते हैं और अब हम चलेंगे आगे की तरफ। अब आ जाते हैं यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है ना। गुड्स के केस में हम बात कर रहे हैं अंडर सेक्शन 12(5) टाइम ऑफ रेजिडुअल केसेस के केस में। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कैसे निकालेंगे, अगर जो पीछे हमने जितने भी प्रोविजन पढ़ रखा है, अगर उस केस में कवर नहीं होता है, अगर वहाँ पे, ठीक है ना, कोई सिचुएशन कवर नहीं हो रही है, तो फिर 12(5) सेक्शन लग जाएगा। और ये 12(5) क्या बोलता है, ये आपको ये कहता है कि भैया आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना, कि भैया उसने रिटर्न फाइल कर दी है कि नहीं की है, वेयर पेरिडिकल रिटर्न इज टू बी फाइल्ड। अगर रिटर्न फाइल कर दी है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या
क्या होगा, जो भी इसकी ड्यू डेट होगी, मतलब डेट ऑन विच रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड। और अगर रिटर्न फाइल नहीं की है, कोई और केस है, तो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा, ठीक है ना, जिस डेट को जीएसटी पे कर दिया है, ठीक है ना, डेट ऑन विच जीएसटी इज पेड, ठीक है ना, बोलो क्लियर है, ओके ठीक है डन। अब सेम प्रोविजन इसके दे रखे हैं सर्विसेज के, सेम क्वेश्चन अगर आप देखोगे यही है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रेजिडुअल केस सेम इसके अंदर लिख रखा है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, बस यहाँ सर्विस है, वहाँ गुड्स था, यहाँ सर्विस है, रेजिडुअल केस, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे सर्विस के केस में, वही है बात बोल रहा है कि भैया जो सर्विस के प्रोविजन है अगर उसके अंदर, ठीक है ना, सिचुएशन नहीं आ रही है तो 13(5) के प्रोविजन लग जाएंगे, और ठीक उसी तरीके से जैसे कि हमने गुड्स के केस में पढ़ा है टाइम ऑफ सप्लाई निकल जाएगा। आगे चलते हैं और अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 9 के ऊपर। वेरी 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 नाइस पॉइंट, ठीक है ओके। चलिए आगे चलते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान देंगे। सेक्शन 12 सबसेक्शन 6 क्या कहता है, सेक्शन 12 सबसेक्शन 6 ये कहता है कि टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एनहांसमेंट इन वैल्यू ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट लेट फी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को गुड्स बेच देता है, कोई माल बेचता है, ठीक है, कोई गुड्स बेचता है, ठीक है ना, और उसको बोलता है भाई इतने टाइम के अंदर पेमेंट कर देना, ठीक है ना, अगर नहीं पेमेंट किया तो उसके बाद तुम्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, या लेट फी लगेगा, या पेनल्टी लगेगा। तो जो ये इंटरेस्ट, लेट फी या पेनल्टी के रूप में जो एक्स्ट्रा पेमेंट जा रहा है, ठीक है, सप्लायर के पास, इसका टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे गुड्स के केस में, ये बात यहाँ पे बोली गई है, और इसके केस में यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है ना, तो ये याद रखना, ठीक है ना। आ जाते हैं एग्जाम्पल, एकदम बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ICAI का एग्जाम्पल है, एक ए लिमिटेड कंपनी है जो कि बी लिमिटेड को गुड्स बेचती है 6 जून को, ठीक है ना, और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि भैया आपको 2% पर मंथ का इंटरेस्ट रेट देना लग जाएगा, ठीक है ना, अगर बी लिमिटेड ने 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया, जैसे ही गुड्स डिलीवर कर दिया 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया, ठीक है ना, तो 2% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है ना। गुड्स वर डिलीवर्ड एज ऑन ऑल्सो इनवॉइस वाज इशूड ऑन 6 जून, ठीक है ना। बी लिमिटेड पेड द कंसिडरेशन फॉर द गुड्स ऑन 6 जुलाई, ठीक है ना। क्या कह रहा है, गुड्स डिलीवर करने के बाद, देखो 15 दिन के बाद हुआ ना, ठीक है ना, गुड्स डिलीवर कर दिया था, गुड्स वर डिलीवर्ड एज ऑल्सो इनवॉइस वर इशूड, तो गुड्स डिलीवर भी कर दिया, इनवॉइस भी दे दिया 6 जून को, 15 दिन का टाइम था, लेकिन ये तो 6 जुलाई यानी 15 दिन से ज़्यादा का टाइम ले लिया, तो इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ पे 2 टाइम ऑफ सप्लाई निकलेंगे, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं मेनली जो इंटरेस्ट निकलेगा ना, उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या निकलेगा, बाकी नॉर्मली तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। जो गुड्स के केस में जो गुड्स बेचा उसके केस में टाइम ऑफ सप्लाई अगर इस केस में निकालेंगे तो 6 जून निकल जाएगा, इसके ऊपर तो नॉर्मल प्रोविजन लगेंगे। लेकिन अगर बात करें कि उसके ऊपर जो ये इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, ठीक है, 2% का, ये जो एडिशन हो गया है वैल्यू के अंदर, इसके केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो इसके केस में टाइम ऑफ सप्लाई वो होगा जो बी लिमिटेड जिस डेट को ए लिमिटेड को वो इंटरेस्ट का अमाउंट पे करेगी, डेट ऑन विच एडिशन वैल्यू एज इंटरेस्ट बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, रिसीव्ड बाय ए लिमिटेड, मतलब उस डेट को जिस डेट को ए लिमिटेड को इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है ना, रिसीव होएगा, वो डेट हो जाएगी। तो यहां पर कब पे कर रहा है वो, 6 जुलाई को पे कर रहा है अलोंग विद इंटरेस्ट, देखो इंटरेस्ट भी दे रहा है ना, दोनों पेमेंट कर रहा है, ठीक है ना, इंटरेस्ट भी दे रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, 6 जुलाई को इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है ना, ए लिमिटेड को 6 जुलाई को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 6 जुलाई क्या हो जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। बस ये पॉइंट है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 10 के ऊपर। पॉइंट नंबर 10 के अंदर कहता है सेक्शन 13 सबसेक्शन 6 टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एनहांसमेंट ऑफ वैल्यू, ठीक है ना। ये सर्विस के केस में सेम है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट, यहां पे लिख भी रखा है मैंने कि बोथ आर सेम, गुड्स या सर्विस सोचना ही नहीं है, वही डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव, ठीक है ना, सच एडिशन वैल्यू सेम है, सेम सर्विस के केस में, सेम गुड्स के केस में, जिस डेट को रिसीव होएगा सप्लायर को उसी डेट को टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अब आ जाते हैं यहाँ पर एक नया पॉइंट, ठीक है ना, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने पढ़े हैं जितने भी प्रोविजन वो पढ़े हैं सेक्शन 12 गुड्स के और सेक्शन 13 सर्विसेज के प्रोविजन पढ़े हैं। अब हम सेक्शन 12 और 13 करने के बाद सेक्शन 14 पे आ जाते हैं। सेक्शन 14 है चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। इसका क्या मतलब है, आइए इसको देखते हैं, ठीक है ना। चेंज इन रेट ऑफ टैक्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, बहुत ध्यान से आप इसको देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर सेक्शन 14 जो है ये गुड्स और सर्विसेज दोनों की ही बात करता है एक साथ, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यहाँ पर ICAI का एक चार्ट दे रखा है, आइए इस चार्ट को देखते हैं। चार्ट में बता रखा है कि चेंज इन रेट ऑफ टैक्स का ये चार्ट बना रखा है, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। उस केस में आपको 3 बातें देख रही हैं। अब इसको याद करने के लिए एक तरीका है मेरे पास, SIP याद करना है, SIP होता है ना, SIP, S मतलब सप्लाई
ठीक है ना। सप्लाई की डेट दे रखी होगी, डेट ऑफ सप्लाई। आई मतलब इनवॉइस की डेट दे रखी होगी। SIP, पी मतलब पेमेंट की डेट होगी। पेमेंट निकालने का वही तरीका जैसे कि होता रहा है हमेशा, बुक्स ऑफ अकाउंट और बैंक अकाउंट विच एवर इज क्लियर, ठीक है ना, अर्लियर नोट क्लियर, ठीक है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट एंड बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। अब यहाँ पे 3 इवेंट हो गए यहाँ पे, ठीक है ना, कौन कौन से, SIP 3 हो गए। अब देखना, अगर 2 इवेंट पहले हुए हैं, अगर 2 डेट पहले दे रखी है, चेंज ऑफ रेट, टैक्स की रेट चेंज करने की जो डेट दे रखी होगी उससे पहले अगर 2 इवेंट हुए हैं तो ओल्ड रेट लगेगा, ठीक है ना। अगर 2 इवेंट जो चेंज हुआ है, रेट ऑफ टैक्स की जो डेट दे रखी है, जिस डेट को रेट चेंज हुआ है टैक्स का, ठीक है ना, अगर 2 इवेंट उसके बाद के हैं तो न्यू रेट लगेगा, ये बात ध्यान रखना। हालांकि मैं आपको एग्जाम्पल भी कराऊंगा। यहां पर आ जाते हैं, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल दे रखा है मैंने। SIP ध्यान रखना, यहाँ पे SIP दे रखा है। S मतलब सप्लाई, I मतलब इनवॉइस और P मतलब पेमेंट। सप्लाई की डेट दे रखी है 5/11, इनवॉइस की डेट दे रखी है 12/11 और पेमेंट की डेट दे रखी है 21/11। सीधा सीधा दे रखा पेमेंट की डेट, कोई दिक्कत नहीं है, तो अपने लिए आसान है। अब यहाँ पे कहता है चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स भी दे रखा है यहाँ पे, उसकी डेट दे रखी है 19/11 और जो रेट है टैक्स का वो 5% से लेके 12% हो जाता है। तो ये हमें निकालना है कि ओल्ड रेट लगेगी या न्यू रेट लगेगी, हमें कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले चेंज रेट, टैक्स रेट जो चेंज हुआ है उसकी डेट देख लो, और ये 3 डेट में से ये देखो कि 2 इवेंट पहले हुए हैं या बाद में हुए। 2 19/11 से पहले, 5/11/1911 से पहले है, 12/11/1911 से पहले, तो 2 इवेंट पहले हुए हैं, ठीक है, 2 इवेंट पहले हुए हैं, इसका मतलब है पुराना रेट लगेगा। अगर 2 इवेंट बाद में होते तो नया रेट लग जाता। बस इतनी सी बात थी इस डेट के बाद। बोलो क्लियर है, हो गया। चलो आगे की तरफ चलते हैं, एक एक पॉइंट बारीकी से करना। पहला पेज क्लियर होगा, ये चार्ट क्लियर कर लेना है पहले, उसके बाद चार्ट क्लियर होते ही ये एग्जाम्पल क्लियर कर लेना है, चार्ट क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आगे बढ़ जाते हैं, फिर आगे चलेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे बहुत सारे केसेस दे रखे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे टोटल 6 केसेस दे रखे हैं और 6 केसेस में अलग अलग केसेस में बता रखा है कि टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालना आपको, ठीक है ना। ये कह रहा है कि मान लो सप्लाई की डेट दे रखी है आपको और इशू ऑफ इनवॉइस की डेट दे रखी है और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट यानी पेमेंट की दे रखी है, SIP, ठीक है ना, तीनों डेट दे रखी है, ठीक है ना। और जिस डेट को रेट चेंज हुआ है, ठीक है ना, टैक्स रेट जो हुआ है वो डेट दे रखी है, ठीक है ना। और सप्लाई की डेट उसके बाद है और इनवॉइस की डेट उससे पहले और रिसिप्ट की डेट भी उससे पहले है। तो उस केस में क्या होगा, ठीक है ना, 2 रेट पहले होगी है, ठीक है, 2 रेट पहले होगी है, तो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे, 2 रेट पहले होगी है तो टाइम ऑफ सप्लाई निकालेंगे विच एवरेज अर्लियर करके, विच एवरेज अर्लियर करके, विच एवरेज अर्लियर करके। एक बात मैं बता देता हूं, टाइम ऑफ सप्लाई जब निकालेंगे इस केस में, ठीक है ना, टैक्स रेट चेंज के केस में, तो डेट ऑफ सप्लाई तो कभी भी टाइम ऑफ सप्लाई नहीं हो सकता है, पहली बात तो ये ध्यान रखना हमेशा। तो यहाँ पे डेट ऑफ सप्लाई तो कभी भी नहीं हो सकता। अब इनके बीच में अगर ये 2 हैं, दोनों केस बिफोर के हैं, तो विच एवरेज अर्लियर कर देना, ठीक है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवरेज अर्लियर, टाइम ऑफ सप्लाई आपका हो जाएगा। दूसरे केस पे चलते हैं, सप्लाई, इनवॉइस और पेमेंट, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 डेट कब की हैं, 2 डेट देखनी है आपको, ठीक है ना, जब टैक्स की रेट से 2 डेट पहले हैं, ठीक है ना, 2 डेट पहले हैं, तो 2 डेट पहले हैं तो इनमें से डेट लेनी है हमें, इनमें से ये तो हो ही नहीं सकती, मैंने अभी बताया था आपको, तो बच गई क्या, खाली ये बच गई, तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस हो जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। बोलो क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं केस नंबर 3 के ऊपर, SIP, सप्लाई, इनवॉइस और पेमेंट, ठीक है ना। अब आपको देखना है सप्लाई, इनवॉइस और पेमेंट के केस में 2 डेट पहले है यहाँ पे, ठीक है ना, सप्लाई और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, तो सप्लाई और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट 2 डेट पहले हैं, ठीक है, 2 डेट पहले हैं, तो दोनों में से क्या करेंगे, सप्लाई तो हो ही नहीं सकती, तो बचा क्या, ठीक है ना, रिसिप्ट पेमेंट बच गया, यही आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है ना, आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, 2 डेट आफ्टर हैं, ठीक है ना, 2 डेट आफ्टर हैं, ठीक है, तो 2 डेट आफ्टर हैं तो इनको लेना है, लेकिन यहां पर सप्लाई की डेट तो हो ही नहीं सकती, तो ऑटोमेटिकली क्या बच गया, ठीक है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट बच गया है, तो ये ले लेंगे। आगे चलते हैं, यहां पर 2 डेट आफ्टर हैं, 2 डेट आफ्टर हैं, ठीक है ना, और दोनों ही डेट जो हैं, ठीक है ना, वो सप्लाई वाली नहीं है, इशू की है और उसकी है, तो विच एवरेज अर्लियर का कॉन्सेप्ट लग जाएगा और उसके हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। आगे चलते हैं, आफ्टर, आफ्टर बिफोर, तो ये आफ्टर हो गया, 2 डेट आफ्टर हैं तो इनमें से लेना है, लेकिन सप्लाई का तो हो ही नहीं सकता, इसलिए डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस हो जाएगा। आई होप एकदम से अच्छे से समझ में आया
होगा। आगे बढ़ जाते हैं। डेट ऑफ पेमेंट कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया है। बुक ऑफ अकाउंट, बैंक अकाउंट की डेट, विच एवरेज अर्लियर, दोनों में से। एक और बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी आप टैक्स रेट चेंज वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो डेट ऑफ सप्लाई कभी भी टाइम ऑफ सप्लाई नहीं हो सकती, इसलिए कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है। आइए चलते हैं एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पे SIP दे रखा है और यहाँ पर टैक्स रेट की डेट दे रखी है। अब 20/5, इससे पहले डेट चेक करो, यहाँ पे सारी डेट अगर आप चेक करोगे तो पाओगे कि सप्लाई और इनवॉइस की डेट 20/5 के बाद की है, आफ्टर की डेट है। अगर आफ्टर की डेट है तो समझ जाओ क्या, ठीक है ना, कि भैया नए वाला रेट लगेगा। अगर 2 डेट पहले की होती तो पुराने वाला रेट लग जाता। ये तो रेट वाला पॉइंट है, ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई वाली बात इसमें नहीं बोल रखी है ना, इन्होंने पूछ नहीं रखी है। अब आ जाते हैं, आगे बात करते हैं। एक कॉन्सेप्ट और होता है इसी के अंदर, टैक्स रेट वाले पॉइंट के अंदर, वो होता है 4 वर्किंग डेज का कॉन्सेप्ट। अब पूरा बोलने में से आपको समझ में नहीं आएगा, वैसे ध्यान रखना आपको कि 4 वर्किंग डेज। अब ये 4 वर्किंग डेज का क्या मतलब है, आइए इसको समझते हैं। इस एग्जाम्पल से हम इसको क्लियर करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, टैक्स रेट के चेंज वाला कॉन्सेप्ट पे एग्जाम्पल नंबर 3। और ये 4 वर्किंग डेज का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको क्लियर करते हैं। SIP दे रखा है, सप्लाई की डेट दे रखी है, इनवॉइस की डेट दे रखी है, और पेमेंट के अंदर बुक्स वाली डेट भी दे रखी है और बैंक अकाउंट वाली, दोनों डेट दे रखी है यहाँ पे, क्लियर है। और टैक्स रेट की जो चेंज है वो वाली डेट भी दे रखी है। अब होता क्या है कि आपको क्या करना है, जो ये टैक्स रेट जिस डेट को चेंज हुआ है 11/7, इसमें 4 दिन ऐड कर देने, 15/7। तो आपको ये चेक करना है कि भैया बैंक के अंदर जब अमाउंट है तो वो 15/7 तक होना चाहिए। तो 15/7 तक तो नहीं है, उसके बाद है, तो उस केस में जो बैंक अकाउंट की डेट है वही मान लेंगे, यहाँ पे वही आपको ले लेनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेमेंट की डेट ये हो जाएगी 16/7, ठीक है, क्लियर है। अब आप वापिस आ जाओ इसके ऊपर, अब वापिस आ जाओ 11/7 से पहले। अब देखो 11/7 से पहले, ये भी 11/7 से पहले, ये भी 11/7 से पहले, तो 2 डेट, 2 इवेंट, 2 डेट, ठीक है ना, 11/7 से पहले हैं, इसलिए ओल्ड रेट लग जाएगा, पहली बात। अब टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए क्या करोगे, अब 2 डेट है ये, इनमें से टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है, ठीक है। 2 डेट पहले है ना, बिफोर का केस है, तो सप्लाई वाली तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या बच गया, टाइम ऑफ, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बच गया, ये हो गया टाइम ऑफ सप्लाई। बिल्कुल आसान है पर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और लास्ट कॉन्सेप्ट जो कि इस चैप्टर का और बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। ये मैंने बीच में नहीं लिया था जानबूझ के, ताकि एकदम क्लियरिटी रहे, लास्ट में मैं आपको इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ा पाऊँ, ठीक है ना, शेयर कर पाऊँ। बेसिकली आप लोगों को तो ऑलरेडी सारी चीज़ें आती हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ऑलरेडी चीज़ें आती होती हैं। कई बार क्या होता है ना कि छोटे छोटे पॉइंट है ना, हम लोग स्किप कर देते हैं, और जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, देखो बहुत सारे लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन से बनते नहीं हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण पता हूँ मैं आपको क्या है, कॉन्सेप्ट्स की कमजोरी होती है, ठीक है ना। मतलब वो ना किसी चीज़ को कुछ और समझ के बार बार प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में उनको दिक्कत होती है, ठीक है ना। और जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, अब प्रैक्टिकल चैप्टर्स में से आपको कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी और एग्जाम में उन्होंने एक भी लाइन कुछ इधर से उधर कर दी, तो आपको लगेगा कि पता नहीं क्या करना है इस चीज़ का, वहीं पे बात गड़बड़ हो जाती है। तो आ जाते हैं यहाँ पे कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस की बात करते हैं। तो पहले कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स की बात करते हैं, उसके बाद सर्विस की बात करेंगे। कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में क्या है, आपको कैसे याद करोगे, ठीक है ना, पेमेंट एंड स्टेटमेंट विच एवरेज अर्लियर, ठीक है ना, SP लिख लो, SP होता है ना, ठीक है ना, अपने डिस्ट्रिक्ट का SP, ठीक है ना, तो ऐसे लिख लो SP, तो SP से याद कर लेना इसको। S मतलब स्टेटमेंट, P मतलब पेमेंट, विच एवरेज अर्लियर, ठीक है ना, गुड्स के केस में। आ जाते हैं यहाँ पे, इसको समझने के लिए ऐसा करेंगे, एक एग्जाम्पल दे रखा है और इस एग्जाम्पल से अपन समझेंगे। आ जाते हैं, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1 ICAI का एग्जाम्पल है, ठीक है ना, बल्कि स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 4 है, ये स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 4 है जो मैंने यहाँ पे एज इट इज उठा के दिया, ठीक है ना। तो ट्रस्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद VST लिमिटेड, ठीक है ना, एक कंपनी है, ठीक है ना, किसी दूसरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है टू सप्लाई गैस, ठीक है ना, बाई ए पाइपलाइन टू VST लिमिटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है, पीरियड ऑफ 1 ईयर एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। VST लिमिटेड शैल मेक द मंथली पेमेंट फॉर द मंथ शैल बी मेड 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ एवरी क्वार्टर, ठीक है। ट्रस्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड शैल इशू ए स्टेटमेंट, ठीक है ना। वो इसमें बस कहानी बता रखी और कुछ भी नहीं कि एक दो कंपनी उनके बीच में क्या क्या बातें हो रही हैं,
ठीक है ना। द डिफरेंशियल अमाउंट इफ एनी एज मेंशन इन द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शैल बी पेड बाई, ये इतने, ये सब बातें बता रखी है। मेन चीज़ें यहाँ पे आ जाऊँ कि भैया कौन सी चीज़ कब हो रही है, ये इवेंट बता रखे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा बिल्कुल। देखो हमें तो क्या देखना है, स्टेटमेंट एंड पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, बस बात खत्म, और कुछ नहीं दिमाग में। यहाँ जाते हैं, पहली चीज ये देखो, तीन चीजें बता रखी है इसने, यहाँ तक एक बात बता रखी है, ठीक है ना। ये सब पेमेंट की बात है। क्या कह रहा है, 5 अगस्त, 5 सितंबर और 6 अक्टूबर को पेमेंट बता रखा है। पेमेंट ऑफ 2 लाख मेड इन ईच मंथ फॉर द क्वार्टर जुलाई एंड सितंबर, ठीक है जी, बोलो क्लियर है, पेमेंट कब कब हो रखी है, ठीक है ना। जबकि जो स्टेटमेंट है ना, ठीक है ना, स्टेटमेंट उसकी डेट यहाँ पे ये बता रखी है, और जो बैलेंस अमाउंट है ना, ठीक है ना, उसकी जो पेमेंट है, ठीक है ना, उसकी जो डेट है वो ये यहाँ पे बता रखी है। तो चलिए चलते हैं और इसको अपन पढ़ते हैं। तो अगर हम पढ़ें कि टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे गुड्स के केस में, ठीक है ना, तो ये कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है, गुड्स है, सॉरी मैं गलती से वो बोल गया, ये गुड्स वर्ड लिखा हुआ है क्लियरली, और गुड्स ही पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कैसे निकालेंगे इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, तो गुड्स के केस में हम कैसे निकालते हैं, आ जाते हैं। तो पेमेंट 2 लाख का क्या डेट है, ठीक है ना, 5 अगस्त, ओके क्लियर है, ठीक है जी। और पेमेंट एंड स्टेटमेंट, ठीक है ना, स्टेटमेंट 3 अक्टूबर, विच एवर इज अर्लियर, 5 अगस्त 2 लाख के लिए, अगले 2 लाख के लिए 5 सितंबर और 3 अक्टूबर, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है ना। और उसके बाद 6 अक्टूबर और 3 अक्टूबर, विच एवर इज अर्लियर 2 लाख के लिए, ठीक है ना। और 56,000 के लिए, ठीक है ना, 3 अक्टूबर और 17 अक्टूबर, विच एवर इज अर्लियर 3 अक्टूबर। तो ये निकल गया टाइम ऑफ सप्लाई सबका। लेकिन अगर प्रॉपर प्रेजेंटेशन देखना चाहो तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन दे रखी है मैंने यहाँ पे कि एक रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है ना, एक्सक्लूडिंग कंपोजिशन सप्लायर की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, ना ही एक्शनेबल क्लेम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके अलावा जो रजिस्टर्ड पर्सन है उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर वो आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है तो उस केस में जब हम टाइम ऑफ सप्लाई निकालेंगे तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज अंडर सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 लग जाएगा। और वो क्या कहता था, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट, ठीक है ना, ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस अंडर सेक्शन 31 के हिसाब से तो वो निकलते थे विच एवर इज अर्लियर करके। तो ये तो बता रखा खाली प्रोविजन के बारे में। आगे जाते हैं सेक्शन 31 सब सेक्शन 4, ये क्या था, ये कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स था। कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में इनवॉइस नीड टू बी इशूड, इनवॉइस कब तक इशू कर देना चाहिए, आइदर बिफोर और एट द टाइम ऑफ ईच स्टेटमेंट इज इशूड और ईच पेमेंट इज रिसीव्ड, ठीक है ना, ये बात बता रखी है। आगे बढ़ जाते हैं, देयरफॉर इनवॉइस शुड बी इशूड फॉर 2 लाख, और ये बता रखा है कि इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए, ठीक है ना। बाकी आगे बता रखा है नेक्स्ट, ठीक है, एज्यूमिंग दैट इनवॉइस इज इशूड, इसमें हमने जो क्वेश्चन देखा उसमें इनवॉइस के बारे में बता नहीं रखा कि इनवॉइस, तो इसमें ने एज्यूम कर रखा है कि इनवॉइस इसी डेट को इशू हुआ होगा, ठीक है ना, क्लियर है। और उसके बाद टाइम ऑफ सप्लाई निकाल के बता रखा है कि 2 लाख के लिए और 2,56,000 के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। अब आ जाते हैं कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस की बात करेंगे। सर्विस के केस में 3 केस होते हैं। अगर इवेंट है कोई, ठीक है ना, जैसे कोई बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्शन है, तो जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होएगा उसके हिसाब से उसका पेमेंट होएगा, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा, इवेंट और पेमेंट विच एवरेज अर्लियर, अगर वो नहीं है तो ड्यू डेट चेक करेंगे, ड्यू डेट एंड पेमेंट विच एवरेज अर्लियर, दोनों ही नहीं है तो डेट ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है और इस एग्जाम्पल से आप अच्छे से इस चीज़ को समझ सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताई। इसमें क्या बता रखा है, ये भी ICAI का स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे इसको क्वेश्चन को ढंग से डिटेल में तो आपको पता चलेगा कि इसमें बता रखा है, ठीक है, वही कंप्लीशन ऑफ सर्विस, कंप्लीशन से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन का पॉइंट है इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे बता रखा है कंप्लीशन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग कंप्लीट होएगा, वैसे वैसे इवेंट वाला केस होगा इसमें, तो 50% बिल्डिंग कंप्लीट होगी, 75% बिल्डिंग कंप्लीट होगी, 100% बिल्डिंग कंप्लीट होगी। तो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे उस केस में, ठीक है ना। और यहाँ पे स्टेज बता रखी हैं, ठीक है ना। इनिशियल बुकिंग पे 15 लाख का अमाउंट पे किया है, 50% बिल्डिंग कंप्लीट होने पे 60 लाख का पेमेंट किया है, 75% कंप्लीट होने पे इतना का किया है। और यहाँ पे डेट बता रखी है 3, ठीक है ना। कौन सी डेट बता रखी है, ठीक है, इनकम्प्लीट होने की डेट बता रखी है, स्टेजेस, ठीक है, उसकी बता रखी है, इनवॉइस की डेट बता रखी है और डेट ऑफ पेमेंट बता रखी है, क्लियर है ये सारी चीज़ें। तो आंसर आप कैसे बनाओगे इसका सबसे पहले
तो हम सर्विस का पढ़ रहे हैं, तो सर्विस के केस में सेक्शन 13 लगता है, ठीक है। दूसरी बात, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस जब हम निकालते हैं तो फॉरवर्ड चार्ज में 2 कंडीशन होती थी और रिवर्स चार्ज में, ठीक है ना, 2 कंडीशन होती थी। तो ये तो फॉरवर्ड चार्ज वाला केस है, तो फॉरवर्ड चार्ज में आपको देखना पड़ेगा, इफ इनवॉइस इज इशूड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, तो ये कंडीशन होती थी, इफ नॉट इशूड तो ये कंडीशन होती थी। इन द गिवन केस, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की सर्विस है और टाइम पीरियड 3 महीने से ज़्यादा है, तो कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा। ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आ जाते हैं, ठीक है ना, एज पर सेक्शन 31 सब सेक्शन 5 क्या बोलता है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ केस में इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए। इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए, यहाँ इवेंट का केस है तो यहाँ पे हो जाना चाहिए, ठीक है ना, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट से पहले, ऑन या बिफोर, या उस डेट पे या उससे पहले हो जाना चाहिए, ठीक है ना, ये बात यहाँ पे बोली है। अब यहाँ पे इनिशियल बुकिंग के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे उसके बारे में बता रखा है। तो इसमें ना इनवॉइस के केस में, सॉरी, इनिशियल बुकिंग के केस में, ठीक है ना, इनवॉइस, ठीक है ना, इज इशूड विद इन प्रिस्क्राइब टाइम, मतलब क्या बोल रही है, ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि अगर आप देखोगे ना इसमें, तो इनवॉइस कब किया है, इतने को, और कहाँ तक कर देना था, यहाँ तक कर देना था, तो कर दिया इसने। इसमें डेट ही तीनों सेम है, तो यही डेट हो जाएगी 15 लाख के लिए, तो नहीं, यही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना, तो यही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो यही बता रखा है इसने, ठीक है ना। वैसे क्या होता है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवरेज अर्लियर होता है, ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि विद इन प्रिस्क्राइब टाइम विद इन 30 डेज है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, यहाँ पे हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब 50% वाले में क्या बोल रहा है, 50% वाले में कहता है कंप्लीशन ऑफ बिल्डिंग के केस में 50% बिल्डिंग कंप्लीट होगी, टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे। इनवॉइस हैज नॉट बीन इशूड ऑन और बिफोर, ठीक है ना, इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए था, डेट ऑफ कंप्लीशन, ऑन और बिफोर डेट ऑफ कंप्लीशन, हमने पढ़ा था ना यहाँ पे, ये देखो, ऑन और बिफोर डेट ऑफ कंप्लीशन होना चाहिए था, पर यहाँ पे ऐसा नहीं हो रखा है। दूसरे केस में अगर आप देखोगे, ठीक है ना, इनवॉइस कब इशू है, 22 दिन, और कब तक हो जाना चाहिए था, 15 दिन तक। नहीं हुआ ना, तो नहीं हुआ तो कौन सा दूसरा प्रोविजन लग जाएगा, ठीक है, दूसरा केस लग जाएगा उसमें, नोट इशूड विद इन प्रिस्क्राइब टाइम। तो उस केस में क्या होता था, डेट ऑफ प्रोविजन और डेट ऑफ पेमेंट विच एवरेज अर्लियर होता था। तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, ठीक है ना, ये क्वेश्चन में दे रखा है, वो ले लो, और डेट ऑफ पेमेंट की भी डेट दे रखी है, ठीक है ना, तो विच एवरेज अर्लियर का केस हो जाएगा। ऐसे ही 75% वाला केस भी करना है, सेम है। तो उसमें भी क्या था, जो इनवॉइस की डेट है ना, ठीक है ना, मतलब वो कंप्लीशन की जो डेट है, देखो आप यहाँ पे वापस देखो, सेम केस है, ठीक है ना। इनवॉइस कब तक इशू जाना चाहिए था, ये रहा, इनवॉइस इशू जाना चाहिए था यहाँ तक, ठीक है ना, कहाँ गया, इनवॉइस इशू है इस डेट को, और इनवॉइस हो जाना चाहिए था यहाँ तक 20/6 तक, ठीक है ना, और इनवॉइस इशू हुआ है प्रिस्क्राइब टाइम के बाद, तो वही प्रोविजन उस पर भी लग जाएंगे, है ना। तो सेम प्रोविजन ऊपर वाले की तरह, सेम प्रोविजन, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट, ये दोनों वहां से उठा के विच एवरेज अर्लियर का केस हो जाएगा। अगले वाले केस में क्या है, ठीक है ना, इसमें हो गया, इसमें विद इन प्रिस्क्राइब टाइम हो गया, मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है ना, क्वेश्चन के अंदर, तो आप देखो 30/9, ठीक है ना, को डेट इनवॉइस इशू हुआ है और हो जाना चाहिए था यहाँ तक, तो हो तो गया, ठीक है ना, तो ये तो विद इन प्रिस्क्राइब टाइम होगा, तो वही कंडीशन लग जाएगी इसमें, है ना, क्या लग जाएगी, वही कंडीशन, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवरेज अर्लियर हो जाएगा। आई होप क्लियर है, ठीक है ना। इसके बाद अब अपन पढ़ेंगे टाइम ऑफ सप्लाई की अमेंडमेंट्स। तो चलिए ये देखते हैं, ढंग से पढ़ना है, ठीक है ना, और अच्छे से पढ़ के 2-3 बार ढंग से कर लो, और उसके बाद कंपाइलर के क्वेश्चन कर लो, ठीक है ना। चलिए इसको देखते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई में कितनी अमेंडमेंट है, तो 2 अमेंडमेंट है इसके अंदर, दोनों आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं फर्स्ट अमेंडमेंट के ऊपर। पहली अमेंडमेंट किसके ऊपर है, ध्यान से देखेंगे, इसके अंदर हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड मेंटेनेंस। देखिए यहाँ पे किसके ऊपर अमेंडमेंट है, रोड का जो कंस्ट्रक्शन करते हैं ना और उसका मेंटेनेंस वगैरह होते हैं, जैसे कि हाईवे बना दिया कोई, है ना, ठीक है, तो हाईवे कॉन्ट्रैक्टर ने जो हाईवे बनाया है, ठीक है ना, हाईवे बनाया प्लस में वो कह रहा है कि चलो इसकी मेंटेनेंस भी, तो इसके ऊपर बेसिकली क्या है, एक अमेंडमेंट है। मैं आपको बहुत अच्छे से इसको करा दूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता करने की नीड नहीं पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि टाइम ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड मेंटेनेंस देयर ऑफ नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन हाइब्रिड एन्युटी मोड, ठीक है ना, मॉडल। ये क्या है क्या नहीं है इनको छोड़ो, आप यहाँ पे आ जाओ, देखो, ठीक है ना, मैंने ऊपर जो लिख रखा है वो मैंने बता ही दिया है, ठीक है। ये जो अमेंडमेंट है इसके अंदर हम देखेंगे कि टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड उसकी मेंटेनेंस भी, ठीक है, इसके ऊपर। अब होता क्या है, एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, ठीक है ना, मान लो मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ और मेरे को रोड बनाने के लिए दिया,
कि भैया तुम्हें जो है एक रोड बनाना है। मैंने कहा जी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, एक हाईवे बनाना है और बना दोगे? मैंने कहा बना देंगे। तो यहाँ पे ये तो होगी गवर्नमेंट है ना, एक तरीके से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना। तो इन्होंने बोला कि भैया रोड बनाना है। मैंने कहा कि रोड ही बनाना है? उन्होंने कहा रोड भी बनाना है और साथ में ना उसकी मेंटेनेंस भी फिर आपको ही देखनी है। मैंने कहा रोड बनने में लगेंगे जी 2 साल, मेंटेनेंस लगभग 10-1 साल तक उसकी मेंटेनेंस मैं देख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे 2 चीज़ें एक साथ बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे 2 चीज़ों की बात कर रहा हूँ। रोड भी बनाना है और उसका फिर देखभाल भी करनी है, उसकी मेंटेनेंस का भी ध्यान रखना है अगले 10 सालों तक, ठीक है। 2 साल मेरे को रोड बनाने में लग जाएंगे, 10 साल उसकी मेंटेनेंस देखनी है। नॉर्मली जो पीरियड होता है ना, ठीक है ना, रोड बनाना, मेंटेनेंस वगैरह, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 15 से 17 साल के बीच में एक टाइम पीरियड इन्होंने दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब होएगा क्या, अब गवर्नमेंट मुझे पेमेंट करेगी, ठीक है। तो जो पेमेंट करेगी ना वो स्प्रेड कर देंगे ओवर द ईयर्स, ठीक है। वैसे भी यहाँ पे जो गवर्नमेंट पे करने वाली है ना वो, ठीक है ना, पेमेंट गवर्नमेंट इंस्टॉलमेंट में पे करेगी। जैसे जैसे काम कंप्लीट होगा उसके हिसाब से या थोड़ा थोड़ा पेमेंट करती रहेगी गवर्नमेंट, है ना। लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, रोड भी बनाना मुझे और मेंटेनेंस, लेकिन दोनों का जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा ना वो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। आगे क्लैरिफिकेशन में बता रखी यही बात, ठीक है। क्या कि भैया जो भी ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा दोनों चीज़ों का, आपको कंस्ट्रक्शन भी करना है और उसकी मेंटेनेंस भी, कॉन्ट्रैक्ट दोनों का सिंगल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे नहीं बनेगा। आपका जो पेमेंट है वो आपको इंस्टॉलमेंट में मिलता रहेगा, ठीक है ना। जैसे जैसे काम कंप्लीट होता रहेगा या जो भी हम टाइम डिसाइड करेंगे उसके हिसाब से पेमेंट आपको मिलता रहेगा। मैंने कहा जी ठीक है। इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो लगभग 3 महीने से ज़्यादा ही रहेगा, है ना। टाइम पीरियड तो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा ही लगेगा, है ना। तो उस इसलिए ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल ये है, ठीक है, कि गवर्नमेंट मुझे जो पे कर रही है ना, तो गवर्नमेंट मुझे पे कर रही है तो इंस्टॉलमेंट में पे कर रही है, तो क्या यहाँ पर जो मेरा इंटरेस्ट बनेगा, यानी गवर्नमेंट मुझे इंटरेस्ट भी तो देगी ना, ठीक है। तो जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहेगा गवर्नमेंट की तरफ, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट भी देगी। तो जो इंटरेस्ट अमाउंट देगी गवर्नमेंट मेरे को, क्या जब मैं वैल्यू निकालूंगा यहाँ पे, जो टैक्सेबल वैल्यू निकालूंगा, ठीक है ना, क्या उसके अंदर इंक्लूड होगी? तो ये भी बात ध्यान रखना, वो वैल्यू भी यहाँ पे इंक्लूड होती है, ठीक है। ओके, तो एक बार इसको दोबारा से एक बार अच्छे से देख लो, ठीक है ना। मोटे मोटे आपको कुछ भी मतलब इसके अंदर बाकी जो चीजें वो तो ऐसे ही फिजूल की बात है, ठीक है। अब टाइम ऑफ सप्लाई हमें निकालना सीखना है इस क्लैरिफिकेशन के अंदर, और ये क्लैरिफिकेशन किसके ऊपर है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड मेंटेनेंस, ठीक है ना। अब इशू क्या है, इशू ये है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने कॉन्ट्रैक्टर को यानी मेरे को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया कि भैया आप रोड बनाओ, ठीक है ना, उसकी मेंटेनेंस भी करो 10 साल तक या जो भी है, ठीक है। नॉर्मली जो पीरियड होता है इनका वो 15 से 17 साल के बीच में होता है, ऐसा लिख रखा है, ठीक है। अब वो लोग मुझे पेमेंट करते रहेंगे, पेमेंट करेंगे, है ना। मैं काम करूंगा वो मुझे पेमेंट करेंगे, काम करूंगा पेमेंट करेंगे। नॉर्मली पेमेंट जो है इंस्टॉलमेंट में या काम कंप्लीट होने पे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट मुझे मिलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर 2 काम करने हैं मुझे। क्या करना है, एक तो रोड भी बनाना है और दूसरा उसका मेंटेनेंस भी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो रहेगा इनका, कॉन्ट्रैक्ट वो सिंगल ही कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, तो पेमेंट इंस्टॉलमेंट में रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि टाइम पीरियड यहाँ पे नॉर्मली कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ पीरियड में क्या होता है, 3 महीने से ज्यादा का टाइम पीरियड, तो यहाँ पे 3 महीने से ज्यादा का टाइम पीरियड होता ही है, तो इसलिए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा, ये भी बात क्लियर है। अब गवर्नमेंट की तरफ जो मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचता रहेगा उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या है, ठीक है ना, मुझे इंटरेस्ट भी तो पे करेगी ना, ठीक है ना। वो जो इंटरेस्ट है वो भी यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू में काउंट होएगा। अब सवाल ये है कि टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो टाइम ऑफ सप्लाई जब हम निकालेंगे इस केस के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे एक सेक्शन है, सेक्शन 13 सबसेक्शन 2, ठीक है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस हम निकालते हैं ना टाइम ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे एक सेक्शन है, सेक्शन 13 सबसेक्शन 2, ओके। इसके हिसाब से हम क्या निकालेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस निकालेंगे, ठीक है। ओके, चलो ठीक है जी। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। अब यहाँ पे 2 बातें ध्यान रखनी है, क्या, ठीक है ना। यहाँ पे जब हम टाइम ऑफ सप्लाई निकालेंगे तो 2 बातें ध्यान रखनी है, क्या कि इनवॉइस कब इशू किया है। अगर इनवॉइस इशू किया है, ठीक है ना, विद इन 30 डेज, ठीक है ना, अगर इनवॉइस इशू किया गया है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है ना, तो फिर ये प्रोविजन लग जाएगा। अगर विद इन 30 डेज नहीं किया है, अगर डेट इनवॉइस इशू नहीं किया विद इन 30 डेज, ठीक है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, तो फिर ये प्रोविजन लग जाएंगे 13(2)(b) के, है ना। अदरवाइज ये वाला प्रोविजन लग जाएगा। अगर विद इन 30 डेज है, ठीक है, यानी विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है, ठीक है ना, तो क्या होएगा, जो भी मतलब टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगी, डेट ऑफ इनवॉइस देख लो और पेमेंट की डेट देख लो, विच एवर इज अर्लियर हो जाएगा। आई होप क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर विद इन 30 डेज नहीं है,
ठीक है ना, यानी कि जो इनवॉइस इशू किया गया है वो विद इन 30 डेज नहीं है फ्रॉम द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, वहां से विद इन 30 डेज नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ठीक है ना, हम कैसे निकालेंगे, डेट ऑफ पेमेंट तो सेम रहेगा, यहाँ पे डेट ऑफ इनवॉइस की डेट की जगह पे यहाँ पे प्रोविजन ऑफ सर्विस की डेट हो जाएगी, ठीक है ना, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ड्यू डेट ऑफ पेमेंट एज पर कॉन्ट्रैक्ट, जो भी रहेगी, है ना। डोंट वेरी, ये चीजें हम अभी विद एग्जाम्पल सीखेंगे, ठीक है। आई होप क्लियर है, ये ध्यान होगा वो आपको, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, हम लोग इसके ऊपर एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल जो दे रखे हैं ये सीए के अंदर, स्टडी मैट के अंदर ICAI के ही एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। तो चलिए इनको हम देखते हैं। अब यहाँ पे पहला एग्जाम्पल देखते हैं, ICAI का पहला एग्जाम्पल क्या उन्होंने दे रखा है, ठीक है। एग्जाम्पल के अंदर क्या कहता है कि ए लिमिटेड एक कंपनी है, उसने सर्विस प्रोवाइड की है बी लिमिटेड को, और उसकी डेट बता रखी है किस दिन सर्विस प्रोवाइड की है। फिर ए लिमिटेड ने इनवॉइस इशू किया है, वो उसकी डेट बता रखी है, ठीक है ना, और पेमेंट कब मिला है, ठीक है ना, वो बता रखा है। ए लिमिटेड को पेमेंट कब मिला है बैंक के अंदर, वो बता रखा है, ठीक है ना, रिसीव्ड कब हुआ, क्रेडिट कब हुआ, वो बता रखा है, ठीक है ना, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब रिकॉर्ड किया है ए लिमिटेड ने, वो बता रखा है। ये सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो अब हमें क्या निकालना है, ठीक है ना, अब हमें निकालना है क्या, टाइम ऑफ सप्लाई निकालना, कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या रहेगा। अब देखो, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस निकालने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि विद इन 30 डेज है। अगर विद इन 30 डेज है तो फिर ये लग जाएगा, अगर विद इन 30 डेज नहीं है तो फिर नीचे वाला लग जाएगा। तो ये हमें पहले तो ये चेक करना पड़ेगा। तो आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा क्या, कि भैया इसका जो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या है। देखो यहाँ पे इनवॉइस कब इशू किया गया, यहाँ पे 15 जून को इनवॉइस इशू किया गया, ठीक है ना, 15 जून को इनवॉइस इशू किया गया है। तो क्या ये विद इन 30 डेज है फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या है, 10 जून। क्या ये या 10 जून से लेके विद इन 30 डेज उन्होंने इनवॉइस इशू कर दिया है। तो 10 जून से लेके 10 जुलाई तक, ठीक है, 30 डेज होते हैं, है ना। तो 10 जुलाई से तो पहले ही है ना ये, तो है ना, तो इसका मतलब विद इन 30 डेज का केस बन गया। तो विद इन 30 डेज में क्या होता था, अगर विद इन 30 डेज इनवॉइस इशू कर दिया गया है फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, तो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालते थे, डेट ऑफ इनवॉइस की डेट ले लो जो इशू करने की डेट है, और डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है ना, रिसीप्ट ऑफ पेमेंट, मतलब पेमेंट की डेट ले लो, ठीक है ना, ओके, पेमेंट कब मिला उसकी डेट ले लो, और इनवॉइस की डेट ले लो। तो इनवॉइस की डेट तो ऊपर दे ही रखी है, आप ऊपर देख सकते हो। तो यहाँ पे इनवॉइस कब इशू किया है, 15 जून, तो 15 जून ले लो नीचे, यहाँ पे 15 जून हो गया। अब डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट कैसे लेते हैं, ये भी आप, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना, ये कैसे लेते हैं, ठीक है ना, ये देख लो बैंक में कब आया और बुक्स में कब है, ठीक है ना, रिकॉर्ड हुआ है, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, 20 जून और 30 जून, 20 जून हो जाएगा। हालांकि मैंने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको बता भी रखा है 20 जून कैसे निकाला ढंग से, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा 20 जून। अब 15 जून और 20 जून, विच एवर इज अर्लियर क्या हो जाएगा, 15 जून। तो ये होगा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। आई होप क्लियर है। दूसरे एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, दूसरे एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। अब दूसरे एग्जाम्पल में क्या कहता है, ये भी ICAI का एग्जाम्पल है, ये सारे मैंने वहीं से उठाए हैं। अब ए लिमिटेड एक कंपनी है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बी लिमिटेड को, उसकी डेट बता रखी है, और इनवॉइस किस डेट को इशू किया वो भी बता रखा है यहाँ पे, और वही बैंक अकाउंट में कब पैसे आए हैं, ठीक है ना, बुक्स में कब रिकॉर्ड किया वो सब बता रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर पेमेंट की डेट निकालनी हो तो पेमेंट की डेट तो निकल जाएगी, दोनों में से विच एवर अर्लियर, ठीक है ना, 20 जून। ये तो मैंने अभी बताया ही था आप लोगों को, है ना। अब बचता क्या है, अब ऊपर आ जाओ। अब ऊपर क्या देखना है, फ्रॉम द डेट ऑफ, अब आपको ये देखना है कि इनवॉइस कब इशू किया है। तो यहाँ पे इनवॉइस इशू हुआ है 7 जुलाई को, ठीक है ना, और सर्विस फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस कब है, सप्लाई ऑफ सर्विस कब है, 10 जून। 10 जून से विद इन 30 डेज है, 10 जून से लेकर 10 जुलाई तक, हाँ विद इन 30 डेज का केस है ये भी, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे भी विद इन 30 डेज है, पहले वाले प्रोविजन लग जाएंगे। तो क्या होगा, विच एवर इज अर्लियर, सेम वही, ठीक है ना। इनवॉइस की डेट ले लो, इनवॉइस की डेट क्वेश्चन में 7 जुलाई है। डेट ऑफ पेमेंट ऑफ रिसिप्ट ये कैसे निकाली थी, ऊपर निकाले थे ना 20 जून, वो ले लो, दोनों में से तो कौन सी अर्लियर है, 20 जून। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस ये हो जाएगा। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, और एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। अब ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को सर्विस प्रोवाइड किया 10 जून को, इनवॉइस हुआ 15 जुलाई को, ठीक है ना, और बाकी ये दे रखा है। अब यहाँ पे देखो दोनों में ये तो हो ही जाएगा, डेट ऑफ पेमेंट और रिसीप्ट ऑफ पेमेंट वाला केस तो विच एवर इज अर्लियर हो जाएगा इनमें से। तो डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट तो यहाँ पे 20 जून आ गया, बोलो क्लियर है ये भी। अब यहाँ पे ये देखो कि इनवॉइस कब इशू है, 15 जुलाई को। अब सर्विस कब प्रोवाइड की है, 10 जून को। 10 जून से लेके 30 दिन जोड़ो, 10 जून से 10 जुलाई, तो 10 जुलाई के बाद है, ये तो आफ्टर 30 डेज है ना, ठीक है ना। इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन 30 डेज, इसका मतलब दूसरे वाला केस लग जाएगा। उसमें क्या होता था, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट तो ऊपर से उठा के लिख लेना हमें, है ना, जो निकाला था अभी, क्लियर है। और डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, ठीक है, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस ऊपर से क्वेश्चन से देख लो आप। डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस कहाँ गया, एक मिनट को, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस ये रहा,
ठीक है ना, सर्विस कब प्रोवाइड की है, 10 जून, तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस ये हो गया आपका, ठीक है ना, कि भैया आपने सर्विस कब दी है, यानी कब कंप्लीट हुई है, 10 जून को, ठीक है, तो विच आर अर्लियर कर दो दोनों में से 10 जून, तो चलिए ये भी हो गया। आगे चलते हैं, अब दूसरी जो क्लैरिफिकेशन है उसकी बात कर लेते हैं। मैंने सारे के सारे एग्जाम्पल करा दिए हैं ICI के, और मैंने पूरा का पूरा क्लैरिफिकेशन करा दिया है, ठीक है ना, आई होप एकदम से क्लियर होगा, कुछ भी ऐसा नहीं था उसके अंदर, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे क्लैरिफिकेशन के ऊपर, ठीक है ना, ये जो दूसरा क्लैरिफिकेशन है इसके अंदर हम जब टाइम ऑफ सप्लाई निकालेंगे सर्विस का, स्पेक्ट्रम के ऊपर है ये, ठीक है ना, स्पेक्ट्रम के ऊपर एक क्लैरिफिकेशन है। ये क्लैरिफिकेशन क्या है, अगर आप लोगों को नहीं पता स्पेक्ट्रम सर्विसेज क्या होती हैं, तो वो भी यहाँ पे मैंने दे रखी है कि स्पेक्ट्रम सर्विसेज का मतलब क्या होता है। स्पेक्ट्रम सर्विसेज का मतलब है जैसे कोई मोबाइल कंपनी है, ठीक है ना, ओके, तो गवर्नमेंट से क्या करती है, ठीक है ना, गवर्नमेंट से क्या करती है, वो राइट परचेज करती है, राइट टू यूज, मतलब ठीक है ना, स्पेक्ट्रम को यूज करने के लिए राइट लेती है गवर्नमेंट से, ठीक है ना, टेलीकॉम ऑपरेटर होते हैं ना जो, ठीक है ना, जैसे कोई मोबाइल कंपनी है उसने गवर्नमेंट से बात की कि भैया हमें स्पेक्ट्रम यूज करने के लिए राइट दे दो, है ना, ठीक है ना, स्पेक्ट्रम सर्विसेज प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट उस केस में, है ना, तो उसके लिए चार्जेज देते हैं टेलीकॉम ऑपरेटर जो होते हैं, है ना, मोबाइल वगैरह कंपनी जो होते हैं, वाईफाई वाली होगी या फिर TV ब्रॉडकास्ट हो गया, ये सब मैंने यहाँ पे दे भी रखा है डिटेल में, ठीक है ना, यही लिख रखा है। आगे चलते हैं, अब मुद्दा क्या है, मुद्दा देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ये पॉइंट समझना जरूरी है। इस पॉइंट के अंदर क्या बता रखा है, इसमें ये बता रखा है कि जो ये देखो, एक तो होता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, DOT, बिडर, टेलीकॉम ऑपरेटर, ठीक है, टेलीकॉम ऑपरेटर, ठीक है ना, बिड्स फॉर सिक्योरिंग द राइट टू यूज, ठीक है ना, राइट टू यूज स्पेक्ट्रम ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है ना। अब देखो गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो स्पेक्ट्रम के राइट यूज करने के लिए, ठीक है ना, टेलीकॉम ऑपरेटर, ठीक है ना, क्या कर रहा है, खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है, गवर्नमेंट से राइट खरीद रहा है स्पेक्ट्रम के, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर हो गया, ठीक है ना, और जो टेलीकॉम ऑपरेटर है वो यहाँ पे रिसिपिएंट होगा, ठीक है ना। इस केस में टेलीकॉम ऑपरेटर क्या होगा, रजिस्टर्ड होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो रजिस्टर्ड होगा तो इसके केस में क्या होगा, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, यानी जो टेलीकॉम ऑपरेटर है ना वो RCM के अंदर टैक्स पे करेगा, GST भरेगा, तो यहाँ पे RCM लग जाएगा। पहला पॉइंट तो ये आपको क्लियर हो गया हुआ, ठीक है ना। तो दोबारा एक बार बता देता हूँ क्या है, एक तरफ टेलीकॉम ऑपरेटर है, ठीक है ना, जैसे मान लो मैं टेलीकॉम ऑपरेटर हूँ, ठीक है, और गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट को मैं क्या बोलूंगा कि मुझे स्पेक्ट्रम यूज करने दो, गवर्नमेंट के लाओ पैसे दो, तो गवर्नमेंट सप्लायर होगी और मैं रिसिपिएंट होगा, तो गवर्नमेंट यहाँ पे सप्लायर और मैं रिसिपिएंट हूँ, मैं रजिस्टर्ड होऊंगा, ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा धंधा लेके बैठा हूँ, है ना, तो मैं रजिस्टर्ड होऊंगा, इसलिए यहाँ पे क्या है, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस मैं होगा, यानी टेलीकॉम ऑपरेटर, RCM के अंदर मुझे ही GST भरना पड़ेगा। ये है पहली बात यहाँ पे जो आपको क्लियर होगी। आगे चलते हैं, अब यहाँ पे कुछ और बातें बता रखी है, ठीक है, ये कह रहा है कि इन केस वेयर फुल अप फ्रंट पेमेंट इज मेड बाय द टेलीकॉम ऑपरेटर, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि भैया टेलीकॉम ऑपरेटर ने क्या कर दिया, ठीक है ना, पेमेंट सारा का सारा जो पेमेंट है, ठीक है ना, वो कर दिया है एक ही बार में, है ना, तो GST क्या होएगा, जो भी पेमेंट किया है वो, या जो भी ड्यू डेट वगैरह होगी, जो भी ड्यू होगा, जिस डेट पे होता होगा ड्यू वगैरह, उसका भी चेवरीज अर्लियर, हालांकि आगे कवर कर देंगे हम लोग। मेन चीज ये है, अब इस पे आ जाओ। अब देखो ये भी तो हो सकता है ना कि जो टेलीकॉम ऑपरेटर है, ठीक है ना, वो क्या कर सकता है, वो भैया इंस्टॉलमेंट में पे कर सकता है, मतलब मैं गवर्नमेंट को इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहा हूँ, अब इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है, तो फिर वही 3 मंथ से ज़्यादा का पीरियड हो जाएगा यहाँ पे, और 3 मंथ से ज़्यादा का पीरियड होते ही क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के प्रोविजन लग जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ पे तो RCM के अंदर टैक्स भर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के प्रोविजन कैसे लगेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पे स्पेशल क्लैरिफिकेशन निकाल के इसके प्रोविजन यहाँ पे बनाए गए हैं। आइए इसके अंदर देखते हैं, तो इसके अंदर क्या करना है, ठीक है ना, इसके अंदर आप देख सकते हो, अगर मैं पूरा एकदम सीधा सीधा बोलूं तो यही होगा कि GST वुड बी पेबल एज एंड व्हेन, ठीक है ना, पेमेंट इज मेड और पेमेंट इज ड्यू, ठीक है ना, ओके समझ रहे हो, तो पेमेंट इज मेड एंड पेमेंट इज ड्यू विच एवर इज अर्लियर, ठीक है ना, बस ये बात ध्यान रखना, यही प्रोविजन है, यही पीछे दे भी रखा था। इसकी क्लियरिटी के लिए हम लोग इसके एग्जाम्पल भी करेंगे, डोंट वेरी। यहाँ पे एक और चीज बता रखी है कि अगर गवर्नमेंट जो है नेचुरल रिसोर्सेज यूज करने के लिए देती है, ठीक है ना, वेयर एनी नेचुरल रिसोर्सेज आर बीइंग एलोकेटेड बाय द गवर्नमेंट टू सक्सेसफुल बिडर परचेजर फॉर राइट टू यूज सेड नेचुरल रिसोर्सेज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो वही होगा, ये अभी सेम सिमिलर ट्रीटमेंट हो जाएगा, जिसे भी कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। ये भी एक छोटा सा पॉइंट इसके अंदर दे रखा था, ठीक है ना। अब इसकी क्लियरिटी के लिए एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, ज़्यादा बेटर आपको क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लेके आया हूँ, ठीक है। चलिए आ जाते हैं, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं, 2 एग्जाम्पल है, दोनों के दोनों आपको समझ में आ गए तो समझ लो कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब यहाँ पे जाते हैं, ये ICAI का अपना एग्जाम्पल है,
ठीक है ना। ए लिमिटेड प्रोवाइड सर्विसेज टू बी लिमिटेड, ए ने बी लिमिटेड को सर्विस प्रोवाइड की है, उसकी डेट दे रखी है। और यहाँ पे एक बात क्लियर बोल रखी है, क्या, सर्विसेज आर टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज, तो इन्होंने बोल ही दिया। अभी मैंने बताया था कि गवर्नमेंट सप्लायर है, मैं रिसिपिएंट हूँ, तो मुझे टैक्स भरना पड़ेगा आरसीएम में, तो वही बोल रहा है कि आरसीएम लगेगा यहाँ पे। तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड को सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उसकी डेट बता रखी है। ए लिमिटेड ने इनवॉइस कब इशू किया, उसकी डेट बता रखी है, ठीक है ना। वहाँ पे पेमेंट मिलता था, यहाँ पे पेमेंट डेबिट होएगा, है ना। तो पेमेंट डेबिट कब हुआ वो बता रखा है बैंक अकाउंट में, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब रिकॉर्ड हुआ वो बता रखा है, ठीक है ना। क्लियर है। तो हमें करना क्या है, जब हम टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस निकालेंगे इस केस के अंदर, तो 3 डेट ले लो यहाँ पे, उनमें से जो भी अर्लियर होगी। कौन कौन सी डेट, ये देख लो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की और बैंक अकाउंट की। तो ये रहा बैंक अकाउंट की, तो 20 जून होगी, यहाँ पे ले आओ। बुक्स ऑफ अकाउंट्स की 30 जून होगी, यहाँ पे ले आओ। डेट इमीडिएटली, ठीक है ना, फॉलोइंग 60 डेज सिंस इशू ऑफ इनवॉइस, तो इनवॉइस की डेट देख लो, वहाँ से 60 दिन। तो इनवॉइस की डेट क्या है, ठीक है ना, ये रहा इनवॉइस की डेट, ये रही 15 जून। 15 जून से 60 दिन लगाओ, 15 जून से 15 जुलाई, 15 जुलाई से 15 अगस्त, तो यहाँ पे ये आ गया 15 अगस्त। अब ये देख लो, तीनों में से बीच अर्लियर देख लो, वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 जून है, ठीक है, तो 20 जून आ जाएगा। आई होप क्लियर है। चलिए एक और एग्जाम्पल दे रखा था, वो भी अपन देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है आईसीईआई का। इसके अंदर क्या बोल रखा है कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके डेट दे रखी है। फिर से वही लाइन दे रखी है, सर्विसेज आर टैक्सेबल अंडर द रिवर्स चार्ज, ठीक है ना। ए लिमिटेड ने इनवॉइस की कब किया वो बता रखा है, डेबिट कब हुआ है बैंक अकाउंट में वो बता रखा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो फिर से वही काम करना है। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस निकालने के लिए विच एवरेज अर्लियर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डेट ये रही 15 सितंबर, यहाँ लिख लो 15 सितंबर, ठीक है ना। डेबिट कब हुआ बैंक अकाउंट में, 20 सितंबर, 20 सितंबर ये लिख लो। डेट ऑफ इमीडिएटली 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, तो इशू ऑफ इनवॉइस था वही 15 जून, ठीक है ना। 15 जून से वही 15 जुलाई, 15 अगस्त, तो 15 अगस्त होगा विच एवरेज अर्लियर। अब इनमें से तीनों में से अर्लियर तो 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा। आई होप क्लियर है। तो ये था टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है ना, जिसके अंदर मैंने आपको सारे के सारे आईसीआई स्टडी मेट के जितने भी एग्जाम्पल दे रखे थे ना, साथ में कॉन्सेप्ट्स के, ठीक है ना, क्लैरिफिकेशन के, मैंने आपको वो भी बता दिए हैं, ठीक है ना। नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो आप, ठीक है। मैं आपको इस महीने के एंड तक सारी की सारी अमेंडमेंट्स दे दूंगा चैप्टर्स की, ठीक है ना। उसके बाद हमारा क्या क्या कवर हो जाएगा, कंप्लीट अपना कस्टम्स हो जाएगा, उसका मैराथन भी डला हुआ है, वो कंप्लीट होगा। उसके बाद थ्योरी के 9 चैप्टर्स होते हैं, ठीक है ना। 9 में से मेरे ख्याल से 7 चैप्टर डल चुके हैं। फिर जल्द से जल्द 2-3 दिन के अंदर वो 2 चैप्टर भी डाल दूंगा मैं, तो थ्योरी के सारे चैप्टर हो जाएंगे, ठीक है ना, कस्टम हो जाएगा और सारी अमेंडमेंट्स हो जाएंगी। फिर जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं, ठीक है ना, उनकी कॉन्सेप्ट्स की क्लियरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं जो नोट्स बना रहा हूँ अब की बार प्रॉपर पहले कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ उसके अच्छे से एग्जाम्पल, ठीक है ना। नहीं तो क्या होता है ना कि होता है पढ़ते कुछ हो रहा है, उसका मीनिंग कुछ और निकाल लेते हैं और एग्जाम में कुछ और करके आते हैं, जिसकी वजह से बड़ी दिक्कत होती है। तो क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है कॉन्सेप्ट्स के अंदर, इसलिए प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। थैंक यू।